हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल आर नॉवल बॉय। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कोई जल्दी नहीं है, आप पहले वीडियोस देखो। अगर आपको पसंद आया आपका मैन करे तो हाई सब्सक्राइब करो, और अगर आपका कोई पसंदीदा नॉवल है जिसे आप ऑडियो बुक में सुनना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट कीजिए नॉवल का नाम। हम कोशिश करेंगे आपके नॉवल का भी ऑडियो बुक सीरीज लाए। अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अध्याय 71, प्रारंभिक दौर के नियम। द्वीप पर कहीं काले वस्त्र पहने एक आकृति के हाथ में एक टोकन था जो सोचते समय लाल रंग से चमक रहा था। पांचवा द्वीप, यह अब लाल क्यों है? फिर उस आकृति ने आकाश की ओर देखा और सोचने लगी, मुझे आश्चर्य है कि क्या वह अखाड़े में है। मैं निश्चित रूप से इस प्रारंभिक दौर को पार कर लूंगा और उससे वहीं मिलूंगा। इसके बाद वह अपने साथियों के पास लौट आया जो उससे कुछ 100 मीटर दूर थे। अल्पविराम, फिर वही गंभीर आवाज दोबारा गूंजी, जिन लोगों के पास पहले से तीसरे द्वीप के टोकन है वे गोटे द्वीप के उत्तरी छोर पर जाएं और उस जहाज पर सवार हो जाएं जो आपको आपके निर्धारित द्वीप तक ले जाएगा। इसके बाद आप में से जिनके पास चौथे से छठे द्वीप के टोकन है वे गोटे द्वीप के पूर्वी छोर पर जाएं और उस जहाज पर सवार हो जो आपको आपके निर्धारित द्वीप तक ले जाएगा। फिर आप में से जिनके पास सातवें से नौवें द्वीप के टोकन है वे गोटे द्वीप के पश्चिमी छोर पर जाएं और उस जहाज पर सवार हो जो आपको आपके निर्धारित द्वीप तक ले जाएगा। अंत में आप में से जिन लोगों को 10वें से 12वें द्वीप के टोकन मिले हैं वे गोटे द्वीप के दक्षिणी छोर पर जाएं और उस जहाज पर सवार हो जो आपको आपके निर्धारित द्वीप तक ले जाएगा। आपके निर्धारित द्वीपों पर पहुंचने के बाद नियमों की व्याख्या की जाएगी। कुछ क्षणों के लिए पूरा द्वीप शांत हो गया, फिर कुछ लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए तेजी से भागने लगे। द्वीप के पूर्वी छोर पर मौजूद डेविस ने आने वाले जहाजों को देखते हुए व्यंग्यात्मक हंसी हंसी। जैसे ही प्रतिभागी जल्दबाजी में जहाज पर चढ़ने लगे, जहाज किनारे पर आकर रुक गए। डेविस और एलिया भी अनायास ही उस जहाज पर सवार हो गए जो 5वें द्वीप पर जाने के लिए निर्धारित था। कुछ समय बाद वह आकृति भी उसी जहाज पर सवार हो गई। इन जहाजों में लगभग 10 लाख युवा सवार थे जो कुछ समय बाद अपने अपने निर्धारित द्वीपों के लिए रवाना हो गए। तब तक दोपहर हो चुकी थी। जब जहाज लगभग रात के समय अपने गंतव्य पर पहुंचे तब तक बहुत समय हो चुका था। जब डेविस और एलिया 5वें द्वीप पर पहुंचे तो अंधेरा होने लगा था। वह गंभीर आवाज एक बार फिर 12 द्वीपों में गूंज उठी, मैं अब नियम समझाता हूं। आपके पास जो टोकन है उनमें से प्रत्येक एक अंक का है। आप में से कुछ के पास लाल, नीला या हरा टोकन हो सकता है। इन टोकनों में क्रमशः 100, 50 और 10 अंक हैं। ये टोकन बेतरतीब ढंग से वितरित किए जाते हैं और जिसके पास ये टोकन होंगे उसे आप सभी से बढ़त मिल सकती है। लेकिन अगर किसी कमजोर साधक के पास ये टोकन हो तो यह नुकसानदायक भी हो सकता है। प्रारंभिक चरण 10 दिनों तक चलेगा। जितना हो सके उतने अंक अर्जित करें और अन्य साधकों से अपनी अलग पहचान बनाएं। 11वें दिन शीर्ष 100,000 प्रतिभागी ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट के दूसरे दौर में भाग लेने के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे। प्रारंभिक दौर की शुरुआत आधिकारिक तौर पर आधी रात को होगी, इसलिए फिलहाल द्वीप भर में फैल जाएं। सभी साम्राज्यों के युवा साधकों, आपके गौरव की प्राप्ति के लिए मंच तैयार है। बलवान आगे बढ़ेंगे जबकि दुर्बल पीछे रह जाएंगे। आपका भाग्य आपके कौशल पर निर्भर करता है, इसलिए यदि आप दूसरों से पीछे नहीं रहना चाहते तो अपना सर्वोपरि प्रयास करें, भले ही इसके लिए आपको अपनी जान क्यों न देनी पड़े। जैसे ही आवाज गूंजी, सभी युवाओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ। यह सुनकर डेविस को कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि एलिया घबरा गई। तो ये 5वां द्वीप है। एलिया ने किनारे से उस भयानक जंगल को देखते हुए बुदबुदाया, मेरे साथ रहो लेकिन खो मत जाना। डेविस ने जम्हाई लेते हुए लापरवाही से कहा। वह इस थका देने वाली यात्रा से लगभग ऊब चुका था। इसके बाद वे जंगल की ओर चल पड़े और उनके साथ अन्य युवा किसान भी चले गए। बहुत से लोग उनके पीछे पीछे चले गए क्योंकि लोगों को लगा कि 2 बच्चे आसान शिकार होते हैं। लेकिन डेविस और एलिया अपनी तेज गति के बल पर उन्हें आसानी से पीछे छोड़ गए। कुछ लोग उनका पीछा करने में कामयाब रहे, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी पूरी गति का इस्तेमाल करना पड़ा। जो लोग उनका पीछा कर रहे थे वे इस बात से चकित थे कि ये दोनों बच्चे उनसे भी तेज थे। बिल्कुल सही एलिया, अगर कोई तुमसे कुछ छीनना चाहे तो उसे ऐसा करने मत दो। बस उससे वह चीज वापस छीन लो। अगर वे तुम्हारी जान लेना चाहते हैं तो उनकी जान ले लो। किसी को भी पीछे मत छोड़ो क्योंकि एक दिन ये घातक साबित हो सकता है। एलिया उससे जीवित रहने के तरीके सीखते हुए लगातार सिर हिलाती रही। लगभग 8 लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। आधी रात होते ही आपका सामना उनसे होगा।
ये सुनकर एलिया आश्चर्यचकित रह गई। उसने पूछा, तुम नहीं आ रहे हो? मैं तुम्हारे पास रहूंगा लेकिन तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। चूंकि यह तुम्हारी पहली लड़ाई है, इसलिए खुद पर निर्भर रहो। अपनी ताकत से जीत हासिल करो। ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगी। ये कहते हुए उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसकी आंखों से हल्की सी लड़ने की मंशा झलक रही थी और उसने अपनी छोटी मुट्ठियां भींच लीं। डेविस ने पहले ही पीछा करने वालों की ताकत का अंदाजा लगा लिया था, इसलिए उसे विश्वास था कि वह इसका सामना करने में सक्षम होगी। डेविस ने संतुष्टि से सिर हिलाया। अगर वह अभी नखरे दिखाने लगी तो उसके पास झुकने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा, क्योंकि वह उसे कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता जो वह नहीं चाहती। जंगल में पीछा जारी रहने के दौरान समय बीतता गया। डेविस ने कई साधारण जड़ी बूटियों की पहचान भी की और व्यंग्यपूर्वक सोचा, जैसा मैंने सोचा था, लगता है उच्च श्रेणी की जड़ी बूटियां तो बहुत पहले ही साफ हो चुकी थीं। ठीक आधी रात होने से पहले वह गंभीर आवाज फिर से गूंज उठी। अब युवा प्रतिभागियों, चाहे आप लूटपाट करें या हत्या, अपने अंक अर्जित करने के लिए कड़ी मेहनत करें, क्योंकि आपका भाग्य इसी पर निर्भर करता है। मैं इसके साथ ही प्रारंभिक दौर के प्रारंभ की घोषणा करता हूं। अब समय आ गया है, डेविस ने कहा और एलिया की नजरों से ओझल हो गया। उसने ये कैसे किया? उसके गायब होने पर एलिया की भौहें तन गईं। वह जल्दी से एक जगह रुकी और एक पेड़ पर चढ़कर उसकी शाखा पर खड़ी हो गई। आठों युवक उस स्थान पर पहुंचे और ऐसा लग रहा था कि वे कुछ खोज रहे हैं। अरे यार, वो छोटा लड़का कहाँ चला गया? हाँ, छोटी मालकिन, बेहतर होगा कि आप अपना टोकन हमें दे दें। आखिर हम आपको चोट तो नहीं पहुंचाना चाहते। देखो, तुम्हारे साथ जो दोस्त था वो भी बुरी तरह डर गया और भाग गया। जी हाँ, बेहतर होगा कि आप अपना टोकन हमें सौंप दें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इन 8 लोगों ने रैंकिंग में आगे बढ़ने के लिए एक टीम बनाई और संयोगवश उन्होंने डेविस के पास एक लाल टोकन भी देखा, जिसके कारण उन्होंने उसका पीछा करने का फैसला किया। अध्याय 72, बिना पलक झपकाए हत्या करना। ये सुनकर एलिया शांत हो गई, क्योंकि उनका इरादा उसे मारना नहीं बल्कि केवल लूटना था। 8 युवकों ने अलग अलग कवच पहन रखे थे और उनके पास अलग अलग हथियार थे, जिससे वे देखने में भद्दे लोगों के समूह की तरह लग रहे थे। एलिया ने अपनी आंखें सिकोड़ी और खुद को संभालते हुए साहस भरी आवाज में चिल्लाए, अगर तुम इसे चाहते हो तो आओ और मुझसे ले लो। हाँ, मैं आपकी हिम्मत की सराहना करता हूँ, लेकिन हमारे प्रस्ताव को ठुकराना बुद्धिमानी नहीं होगी। इसे छोड़ो, यहाँ भाग लेने वाले हर व्यक्ति में अपनी दृढ़ता होती है। आप उनसे यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वे इसे यूं ही सौंप देंगे। तो फिर मैं उसका ख्याल रखूंगा। अपनी पीठ पर भाला लिए एक युवक एलिया के पास पहुंचा। मैं ये कर सकती हूँ, एलिया ने खुद को तैयार करते हुए सोचा। किसी छोटे बच्चे को तंग करना मेरा शौक नहीं है, लेकिन हम यहाँ अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ रहे हैं। इस जमीन पर कदम रखने के लिए तुम खुद ही जिम्मेदार हो। भाला लिए वही युवक मुट्ठियों से उस पर झपटा। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें साधना तो है, लेकिन मुक्केबाजी का कौशल नहीं, क्योंकि वह मुट्ठियों का इस्तेमाल करने में साफ तौर पर अनाड़ी था। भाला चलाने वाला, उसने मुझ पर रहम किया, एलिया ने शाखा से कूदते हुए सोचा। उसने अपनी मुट्ठियां उसकी ओर उठाईं और दोनों आपस में टकरा गईं। तारांकन बम। आह! वह युवक हवा में उड़ गया, क्योंकि उसने अपनी बाहों की हड्डियां चटकने का एहसास किया। हाँ, अपना टोकन मुझे सौंप दो, अब जब तुम हार चुके हो, एलिया ने धमकी भरे लहजे में कहा, हालांकि यह धमकी उतनी धमकी भरी नहीं थी। हे छोटी बच्ची, क्या तुम भूल गई कि हम 7 लोग बचे थे? उसके सिर के पीछे एक आवाज गूंजी, जिससे वह बुरी तरह चौंक गई। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया, क्योंकि अचानक एक काली तलवार ने उसके बालों के ऊपरी हिस्से को थोड़ा सा काट दिया और वह जल्दी से अपनी जगह से हट गई। लगभग मारी गई एलिया उस दुबले पतले युवक को देखकर बेहद क्रोधित हो गई, जिसने उस पर छुपकर हमला किया था। हॉक, तुम क्या कर रहे हो? तलवार लिए एक युवक चिल्लाया। वो तो बस एक छोटी बच्ची है, तुम उसे जान से क्यों मारना चाहते हो? यहां तक कि जिस आदमी की मुट्ठियां टूट गई थीं, उसने भी उस पर चिल्लाया। तुम लोग हार मानकर वापस जहाज पर चले जाओ। अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो अपने शहर वापस चले जाओ। हॉक नाम के उस दुबले पतले युवक ने उपहास भरे लहजे में कहा। उस छोटी बच्ची को थोड़े समय के लिए छूने से नवगठित टीम में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। उन्होंने बच्ची के साथ क्या करना है, इस पर निर्णय लेते समय आपस में बहस की। आखिरकार यहां मौजूद हर टीम का गठन या तो इस प्रारंभिक प्रतियोगिता के शुरू होने से बहुत पहले हुआ था या फिर इसके बाद हुआ था। वह सही कह रहा है। अगर आप में पर्याप्त दृढ़ संकल्प नहीं है तो आप लोग अपने टोकन सौंपकर चले जाएं। बिल्कुल सही।
स्थिति तब हाथ से निकल गई जब उनके बीच आंतरिक झगड़ा छिड़ गया, क्योंकि वे इस बात पर बहस कर रहे थे कि उसे मारना है या नहीं। उनका पीछा करने वाले 8 व्यक्तियों में से केवल तलवार रखने वाले युवक और भाला रखने वाले युवक ने ही उसे मारने से साफ इनकार कर दिया। ये सब देख रही एलिया के मन में एक भावना उमड़ आए और वह मन ही मन सोचते हुए खुद पर ही हंसने लगी। कितना दुखद, वे मुझे मारने या न मारने को लेकर इस तरह लड़ रहे हैं मानो मैं कोई जंगली जानवर हूं। तो यही वह बात है जो मेरे राजकुमार डेविस ने ये कहकर कही थी कि वह इतना शक्तिशाली होने के बावजूद कमजोर है। इसीलिए तो उसने मुझे खुद को मजबूत बनाने के लिए कहा था, ताकि तब तक कोई भी मेरे भाग्य को नियंत्रित न कर सके। तारांकन वार उद्धरण चिन्ह ... तुम तलवार वाले युवक से बहस कर रहे दुबले पतले युवक का दिल अचानक बिजली की तरह छलनी हो गया, जैसे कोई सांप अपने शिकार के अंदरूनी अंगों को निगलने पर तुला हो। एलिया ने उदासीनता से उसकी ओर देखा, मानो वह उसे एक चींटी समझ रही हो। उस दुबले पतले युवक की आंखें लाल हो गईं और वह गिर पड़ा, जबकि उसका दिल गलने लगा और उससे जली हुई गंध आने लगी। उसे मार डालो, उसका समर्थन करने वाले दोनों युवक जम गए, जबकि अलग अलग कवच पहने हुए अन्य 5 युवक चारों ओर से उस पर टूट पड़े और उसकी ओर दौड़ पड़े। एलिया ने अपने आसपास के वातावरण को शांत भाव से देखा, मानो अब वह निशाने पर न हो। वह एक ऐसे दर्शक की तरह लग रही थी जो शांति से चल रही लड़ाई को देख रहा हो। तकनीक का प्रयोग करते समय उसकी आंखें अपने आसपास की घटनाओं से बेपरवाह प्रतीत हो रही थीं। बिजली का तूफान, उसने धीरे से खुद से कहा, जब उसने उन 2 युवकों को देखा जो एक अलग रोशनी में खुद को बचा रहे थे। अचानक हल्के काले रंग से रंगी हुई बिजली की मोटी लकीरें उसके शरीर से निकलीं और उसका शरीर उन युवकों की ओर उड़ गया जो टेढ़ी मेढ़ी गति में उसकी ओर दौड़े। जल्दी बचो, एक युवक ने दहशत में चिल्लाते हुए कहा जब उसने बिजली को सांप की तरह अपनी ओर आते देखा। लेकिन अफसोस की बात है कि एलिया द्वारा छोड़ी गई बिजली उनसे तेज थी, जिसके परिणामस्वरूप काली बिजली कड़कने की आवाज के साथ उन पर जा गिरी। बिजली गिरने से वे सुअर की तरह जलने लगे और हवा में जली हुई गंध फैल गई। एलिया का समर्थन करने वाले दोनों युवक भय से जम गए, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उनके चेहरे बर्फ की तरह पीले पड़ गए थे। टोकन सौंप दें और चले जाएं। ये सुनकर वे दोनों युवक जल्दी से अपने टोकन फेंककर दयनीय ढंग से अपनी जान बचाकर भाग गए, मानो उन्हें पहले किए गए किसी बड़े अपराध के लिए क्षमादान मिल गया हो। डेविस, मैं जीत गई, देखो, एलिया खुशी से चिल्लाए और मुड़ते हुए अपने टोकन इकट्ठा करने लगी, जैसे कि कुछ पल पहले कुछ खास हुआ ही न हो। जैसे ही उसने 8 टोकनों में से आखिरी टोकन इकट्ठा किया, वह घास पर ऐसे गिर पड़ी जैसे वह पूरी तरह थक गई हो। लेकिन ठीक उसी समय जब वह घास पर गिरने ही वाली थी, एक हाथ उसकी कमर के चारों ओर बढ़ा और उसे गिरने से बचा लिया। अल्पविराम, कुछ मिनट पहले डेविस ने पूरी एकाग्रता से टकराव को देखा, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर एलिया को अपने सामने इतनी आसानी से मरने नहीं दे सकता था। 8 युवक, देखते हैं वह इसे कैसे संभालेगी, डेविस ने सोचा। वह उस शाखा पर था जहां एलिया पहले खड़ी हुई थी और नीचे हो रही लड़ाई को आंखें फाड़कर देख रहा था। उसने अपनी डार्क कंसीलिंग श्राउड आर्ट का इस्तेमाल करके खुद को नीचे मौजूद लोगों से अदृश्य कर लिया। दरअसल इस प्रारंभिक जांच में शामिल सभी लोग भी उसके छलावे को नहीं पहचान पाए। यहां तक कि अगर वह उनके बगल में खड़ा होकर मस्खरे की तरह व्यवहार भी करता तो भी वे उसे पहचान नहीं पाते। अध्याय 73, ये कुछ भी नहीं है। डेविस ने देखा कि एलिया ने मुक्को से एक युवक को हवा में उछाल दिया। ओह, लगता है वो युवक ठीक है, क्योंकि वो एलिया की जान लेने की फिराक में नहीं है। लगता है मैं उसे छोड़ सकता हूं। जब डेविस इस बारे में सोच ही रहा था, तभी अचानक उसने देखा कि एक दुबला पतला युवक एलिया के पीछे आ गया और उसने एक खंजर उठाकर उस पर वार किया। अगर दुबले पतले युवक ने एलिया के पीछे आकर एक मूर्खतापूर्ण गलती न की होती तो डेविस लगभग तुरंत ही उस पर झपट पड़ता। वो बेवकूफ, शुक्र है कि वो हत्यारा नहीं है। उस दुबले पतले युवक को बोलते हुए देखकर डेविस के दिल को सुकून मिला, जिसने उस पर हमला करने से पहले उसे देख लिया था। उसे कम से कम इतना तो यकीन था कि एलिया अपने कौशल से उस हमले को टालने में सक्षम होगी, क्योंकि उसने पहले भी उसके साथ अभ्यास किया था। फिर उसने देखा कि एलिया ने उस वार से बचते हुए तेजी से पीछे हट गई। तभी अचानक दुश्मन टीम में आंतरिक लड़ाई छिड़ गई। क्या बकवास है, डेविस अपनी हंसी को लगभग रोक नहीं पाया, लेकिन एलिया की रक्षा करने वाले उन 2 युवकों के बारे में उसकी धारणा अच्छी निकली। अचानक उसने देखा कि एलिया अजीब तरह से हंस रही थी और पलक झपकते ही उस दुबले पतले युवक की ओर बढ़ गई। डेविस की आंखें तब चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि वह महिला शांत और उदासीन भाव से उस दुबले पतले युवक के दिल में अपनी उंगली से वार कर रही थी। ये देखकर वह घबरा गया।
उसने पहले कभी ऐसा भाव नहीं देखा था। क्या उसने पहले कभी किसी की हत्या की थी? उसने सिर हिलाते हुए सोचा। फिर उसने उन 5 युवकों को देखा जो उसे जान से मारने के लिए तैयार थे और उसे खत्म करने के प्रयास में उसे घेर लिया। डेविस ने अपनी चाल चलने के बारे में सोचते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने सोचा कि एलिया घबरा जाएगी क्योंकि उसे पहले कभी युद्ध का अनुभव नहीं था, लेकिन सामने का दृश्य देखकर उसने अपना हाथ रोक लिया। उसने देखा कि एलिया ने शांत चेहरे के साथ विलुप्तीकरण बिजली निर्णय की दूसरी परत तकनीक का प्रयोग किया और बिना किसी प्रतिक्रिया के अपने विरोधियों को राख में बदल दिया। डेविस का दिल मानो सीने से बाहर निकल आया, उसे इस दृश्य पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे लगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति में बदल गई है जिसे वह जानता ही नहीं। वह कब से लोगों को पत्तागोभी की तरह काटने लगी। उसके मन में यह विचार आया और वह जल्दी से उन 2 युवकों को बख्शने के लिए आगे बढ़ा जिन्होंने उसका साथ दिया था। फिर उसने देखा कि एलिया उन दोनों युवकों को बख्श रही है, जिससे उसे राहत की सांस मिली। उसने अफसोस भरी मुस्कान के साथ सोचा, हाँ, लगता है मैंने जल्दबाजी में निष्कर्ष निकाल लिया। यह मेरी गलती थी, मैंने उसे जीवित रहने के बारे में इतना ज्यादा समझा दिया था कि उसने अपने प्रतिद्वंदी को मारने में जरा भी संकोच नहीं किया। इसके बाद डेविस ने देखा कि वह एक एक करके टोकन इकट्ठा करते हुए उसे पुकार रही थी। जैसे ही वह खुद को प्रकट करने वाला था, उसने देखा कि वह अचानक गिर पड़ी और वह तुरंत उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ा। धत्तेरे की, जैसा मैंने सोचा था, भला कौन सा इंसान किसी दूसरे जीवित प्राणी को पहली बार मारते समय मानसिक रूप से थका हुआ और दुखी नहीं होगा। उसने मन ही मन अपराधबोध महसूस करते हुए सोचा, लेकिन तुरंत खुद को दिलासा दिया कि उसके लिए जीवित रहना एक आवश्यक प्रक्रिया थी, चाहे बाद में उसे कुछ भी हो जाए। आखिरकार जब भी कुछ बुरा होता है, वह हर बार उसके साथ मौजूद नहीं रह सकता था। अल्पविराम। एक दिन बीत गया और प्रतिभागियों ने टोकन हासिल करने के लिए या तो हत्या की या लूटपाट की। एक ऐसी जगह पर जहां अनेक प्रकार के पेड़ पौधे थे और अनगिनत पेड़ों से भरा एक जीवंत घास का मैदान था, 2 आकृतियां दिखाई दे रही थीं, जिनमें से एक दूसरी पर सो रही थी, जबकि दूसरी बैठी हुई थी। ये दोनों आकृतियां डेविस और एलिया की थीं। यह क्या है? वह अभी तक क्यों नहीं जाग रही? डेविस ने चिंता से उसकी ओर देखते हुए सोचा। एक दिन बीत चुका था और अभी तक एलिया के जागने का कोई आभास नहीं था। जैसे ही उसने अपने आसपास का जायजा लेने के बारे में सोचा, उसने देखा कि उसकी पलकें धीरे से कांप रही हैं। एलिया ने आंखें खोली और देखा कि डेविस उसे ध्यान से देख रहा है। तभी उसे एहसास हुआ कि डेविस ने उसे गोद में रखने के लिए एक तकिया दिया है और वह शर्म से लाल हो गई। सुप्रभात एलिया। हालांकि रात हो गई है। हाँ, डेविस ने गर्मजोशी भरे लहजे में उसका अभिवादन करते हुए कहा। एलिया झट से खड़ी हो गई और उसे अनजाने में ही थोड़ी देर पहले हुई घटना याद आ गई, जिससे उसकी सांसें तेज चलने लगीं। शांत हो जाओ, एलिया। तुमने जो किया वो सही था, खुद पर इतना कठोर होने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो जान बचाने के लिए जरूरी था, कोई चारा नहीं था। ये देखकर डेविस खुद को रोक नहीं पाया और उसे दिलासा दिया। उसने पहले सोचा था कि उसे इस विषय पर ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे उसे कोई अप्रिय घटना याद आ सकती है, लेकिन चूंकि उसे याद आ गया था, तो उसके पास उसे दिलासा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये सुनकर एलिया को स्पष्ट रूप से राहत मिली, लेकिन उसने अपना सिर ऐसे हिलाया जैसे कि ऐसा कुछ हुआ ही न हो। डेविस को समझ नहीं आया कि वह क्या कहना चाह रही थी। फिर उसने दोबारा अपना सिर हिलाया और अपने होंठ काटते हुए उदास होकर उसकी ओर देखा। कुछ नहीं, मैं बस बहुत डर गई थी, डेविस ने जवाब दिया। हत्या के अपने पहले अनुभव के बाद हर कोई डर जाएगा। इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस दुनिया में शायद हमें इसकी आदत पड़ जाएगी। उसने मन ही मन अफसोस से सोचा, लेकिन उसने उससे यह नहीं कहा क्योंकि उसे लगा कि वह इसे खुद समझ जाएगी। एलिया ने चुपचाप सिर हिलाया। कुछ पल असहज रूप से बीत गए, फिर अचानक डेविस को याद आया कि उसे एलिया से कुछ कहना था। एलिया। जैसे ही पहला दिन समाप्त हुआ, वह गंभीर आवाज फिर से सुनाई दी। उसने कहा कि हम अपने टोकन में अपनी रैंक देख पाएंगे, साथ ही साथ हमारे पास मौजूद अंकों की संख्या भी। ये कहते हुए उसने अपना टोकन निकाला और उसमें अपनी ऊर्जा प्रवाहित की। 5वां द्वीप। नाम, स्थिति 9046, 970। अंक 50। ओह, इसमें यह भी लिखा था कि हम इसमें अपना नाम या उपनाम डाल सकते हैं, डेविस ने आगे कहा। एलिया, अब अपना टोकन चेक करो। एलिया ने सिर हिलाया और अपना टोकन निकालकर उसमें अपनी ऊर्जा डाली। 5वां द्वीप। नाम, स्थिति 11446, 330। अंक 1। इसमें लिखा है कि मेरे पास सिर्फ एक ही पॉइंट है।
एलिया ने उलझन में बुदबुदाते हुए कहा। बेशक आपने अभी तक उनके टोकन अवशोषित नहीं किए हैं, है ना? आह हाँ, एलिया ने डेविस को अपने द्वारा एकत्र किए गए टोकन देते हुए कहा। अरे अपने अंक बढ़ाओ, क्या तुमने उन्हें नहीं हराया था? डेविस ने ये कहने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें हराने वाली वही थी। ठीक है, उसने उन 8 टोकनों को आत्मसात करते हुए धीरे से कहा। फिर वे 8 टोकन ऐसे गायब हो गए मानो वे कभी थे ही नहीं। 8 टोकनों में से 2 टोकन हरे थे, एक टोकन नीला था, जबकि बाकी टोकन सफेद थे। अध्याय 74 मुठभेड़। अब मेरे अंक बढ़कर 76 हो गए हैं, एलिया ने अपने टोकन को देखते हुए कहा और उसे अचानक संदेह हुआ। लेकिन नाम लिखने की जगह खाली है। ओह, उस आवाज ने यह भी कहा कि हम अपनी ऊर्जा का उपयोग अपने नाम या उपनाम दर्ज करने के लिए कर सकते हैं। डेविस ने अर्थपूर्ण ढंग से उसकी ओर देखते हुए कहा। क्या? हे, मैं एक छद्म नाम का इस्तेमाल करने जा रहा हूं। अपनी आस्तीन झटकते हुए डेविस ने एक ऐसा बेदाग अंदाज दिखाया जिससे ऐसा लग रहा था कि उसने अपने लिए एक शानदार छद्म नाम सोच रखा है। एलिया ने उसे अजीब नजरों से देखा क्योंकि वह जानती थी कि जब भी वह इस तरह से पेश आता है, कुछ भी अच्छा नहीं होता। फिर उसने उसे नजरअंदाज किया और टोकन में अपना नाम टाइप करते हुए अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए बोली, ओह मैं बस अपना नाम ही इस्तेमाल कर लूंगी। 5वां द्वीप। नाम एलिया। स्थिति 8636 767। अंक 76। उसने संतुष्टि भरी निगाहों से उस टोकन को देखा और उसे थोड़ा अच्छा लगा, जैसे उसने किसी स्मारक पर अपना नाम उकेरकर छोड़ दिया हो। तो तुमने कौन सा उपनाम चुना? हालांकि एलिया को इसकी बिल्कुल भी उत्सुकता नहीं थी, फिर भी वह थोड़ी उत्सुक थी। हे नहीं बताऊंगा, डेविस हंस पड़ा। अल्पविराम। डेविस और एलिया टोकन की तलाश में सक्रिय रूप से लगे रहे और दिन बीतते गए। उन्होंने उन सभी को मार डाला जो उन्हें मारना चाहते थे और उन सभी को लूट लिया जो केवल उनके टोकन लेना चाहते थे। वे अपनी मर्जी से काम करते थे और किसी को भी किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ते थे। जब तक उन्हें अपने दुश्मनों की ओर से जान से मारने की मंशा महसूस होती, वे भी पीछे नहीं हटते थे। डेविस ने एलिया को ही सारी लड़ाई लड़ने के लिए कहा और परिणाम स्वरूप उसका युद्ध अनुभव बढ़ गया। साथ ही वह युद्ध के दौरान कभी भी नुकसान में नहीं रही क्योंकि उसने बॉडी टेम्परिंग और एसेंस गैदरिंग सिस्टम दोनों का एक साथ अभ्यास किया था। एलिया ने 100 से अधिक लड़ाइयां लड़ी और 3000 से अधिक अंक अर्जित किए। वहीं डेविस लड़ाई से होने वाली थकान से राहत पाने के लिए जब भी थोड़ा आराम करती, शिकार करने निकल जाती थी। उन्होंने शीर्ष 10,000 में जगह बनाने के लिए 2000 अंक भी जुटा लिए थे। जिन लोगों के टोकन खो गए थे, उनके पास भाग लेने का कोई तरीका नहीं था जब तक कि वे किसी प्रतिभागी से टोकन छीनकर शुरुआत से शुरू न करें। इसलिए चाहे कोई कितने भी अंक एकत्र करे, अपने टोकन की रक्षा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण था। एक बार टोकन खो जाने पर उसके द्वारा एकत्र किए गए सभी अंक गायब हो जाएंगे, लेकिन टोकन प्राप्त करने वाले व्यक्ति के अंकों में कोई वृद्धि नहीं होगी। जिसने टोकन को अवशोषित किया है, उसे केवल उस टोकन का महत्व ही समझ आएगा जिसे उसने अवशोषित किया है। ये प्रारंभिक दौर का 5वां दिन था। काले वस्त्र पहने एक आकृति, साथ में 5 युवक जंगल में दौड़ते हुए निकले। अपने टोकन चेक करते समय वे काफी खुश नजर आ रहे थे। अरे वाह, मेरी रैंकिंग तो टॉप 1000 में है। ये कहने वाले युवक के हरे भरे बाल गर्दन के पीछे बंधे हुए थे। वह देखने में आकर्षक और प्रभावशाली लग रहा था। बुरा नहीं है। आवाज में एक ऐसा लहजा था जो किसी के भी मन को पिघला सकता है। हाँ, छोटी मालकिन, फिर भी यह आपकी टॉप्स और रैंकिंग में जगह बनाने की उपलब्धि के मुकाबले कुछ भी नहीं है। बस करो, मैंने जितने भी टोकन हासिल किए हैं वे हम सबकी मेहनत का फल हैं। सच कहूं तो ये सब तुम्हें मिलना चाहिए था, कैंट। ये 6 लोग कार्ल्डन परिवार के ही युवा थे जिन्हें ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट में भाग लेने के लिए भेजा गया था। इस समूह में 2 महिलाएं और 4 युवक थे। इस प्रारंभिक दौर में मेरी रैंकिंग शीर्ष 10 में हो या शीर्ष 100 में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रैंकिंग तुम्हारे लिए तब मददगार साबित होगी जब तुम्हारी शादी लोरेट परिवार में होगी, ताकि दूसरे तुम्हें नीची नजरों से न देखें, एवलिन। कैंट कॉल्डन मुस्कुराते हुए बोले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एवलिन भावुक होकर बोली और उसने हार्दिक स्वर में उत्तर दिया। उसने किसी से अपनी पहचान छिपाने के लिए काले रंग के वस्त्र पहन रखे थे। कैंट एवलिन का करीबी चचेरा भाई था। एवलिन के लड़की होने के कारण वह परिवार के मुखिया का पद संभालने के लिए अगली पंक्ति में था। अन्य उम्मीदवार खेती बाड़ी के मामले में उनके बराबर नहीं है, इसलिए वे उनके लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं थे। उसके लिए एकमात्र खतरा एवलिन थी। अगर कोई उससे शादी करके परिवार में शामिल हो जाता, तो वह परिवार के मुखिया का पद खो देता।
लेकिन सौभाग्य से एवलिन की सगाई राजकुमार से हो गई और वह उससे शादी करके लोरेट परिवार में शामिल हो जाएगी, जिससे उसके लिए कॉल्डन परिवार का अगला मुखिया बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। इससे उसे संतुष्टि का अनुभव हुआ, इसलिए उसने अपनी चचेरी बहन एवलिन को ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट में और अधिक गौरव हासिल करने में मदद करने में कोई संकोच नहीं किया। कॉल्डन परिवार की टीम इतनी शक्तिशाली थी कि उनमें से प्रत्येक सदस्य उन युवाओं की एक बेमेल टीम के खिलाफ अपनी जगह बनाए रखने में सक्षम था जो केवल शीर्ष 100 स्थानों के लिए ही प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। एवलिन, जिसकी साधना का स्तर काफी कम था, ने उनका सहारा लिया क्योंकि उसने इस प्रारंभिक दौर में अपनी शक्तियों का उपयोग करना आवश्यक नहीं समझा। वे बातें करते हुए बेतरतीब ढंग से एक दिशा में आगे बढ़े ताकि उन्हें लड़ने के लिए एक टीम मिल सके और साथ ही वे कुछ टोकन भी इकट्ठा कर सकें। अचानक एवलिन वहीं जम गई जब उसकी टीम को 2 बच्चे मिले जो अकेले थे और उनके साथ कोई मदद नहीं थी। उनकी टीम भी स्तब्ध रह गई क्योंकि उन्होंने इन दोनों बच्चों को पहले भी देखा था। वाह, ये तो महज एक संयोग है, मेरी प्यारी एवलिन, एक विस्मयकारी आवाज ने इस जगह के सन्नाटे को तोड़ते हुए गूंजी। डेविस उसे इस द्वीप पर देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वहां 11 अन्य द्वीप भी थे जिससे उससे मिलने की उसकी संभावना बहुत कम थी। एवलिन ये सुनकर दंग रह गई कि उसने महज एक नज़र में उसकी पहचान जान ली थी। उसे लगा कि अपनी पहचान छुपाने और अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करने का उसका सारा प्रयास व्यर्थ हो गया। उसने अपना हुड हटाया और शांत भाव से जवाब दिया, मेरी एवलिन, मुझे याद नहीं कि मैं तुम्हारी कब बनी। ओह, तुम जरूर करोगे, हाँ हाँ, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? क्या तुम अब इसके लिए तैयार हो? डेविस ने मजाकिया लहजे में पूछा। क्या तुम वाकई मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? उसने अपने शरीर से एक भूरे रंग की आभा छोड़ते हुए कहा। यह वो लौह स्तर तक पहुंच गई है। कैंट और अन्य लोग जिन्होंने एवलिन को देखा, उसकी साधना देखकर स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित थे। अध्याय 75, इतना ही काफी है। एवलिन ने अपनी साधना का गर्वपूर्वक प्रदर्शन करते हुए कुछ नहीं कहा। उसे उम्मीद थी कि डेविस इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएगा। ताली बजाओ। डेविस ने एवलिन के लिए सचमुच खुशी जाहिर करते हुए ताली बजाए, लेकिन साथ ही साथ उसके करीब आते हुए उसने चंचल लहजे में कहा, आयरन स्टेज पार करने पर बधाई हो, मैं अभी तुमसे मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी शारीरिक साधना तीसरे चरण तक पहुंच गई हो? एवलिन ने उसके चंचल भाव को देखकर भौहें चढ़ा लीं। फिर भी वह लड़ाई के लिए तैयार होते हुए आगे बढ़ी। अब भले ही उसे पता था कि वह आयरन स्टेज में है, फिर भी वह पीछे नहीं हट सकती थी। अपनी चाल चलो, मिस एवलिन, डेविस ने शांत भाव से खड़े होकर कहा, मानो वह किसी लड़ाई के लिए तैयार ही न हो। ये देखकर एवलिन ने मन ही मन ताना मारा, हे, मैं किस बात की चिंता कर रही थी? वह तो अभी बच्चा ही है। तो मैं आ रही हूं। एवलिन चिल्लाए और उसने अपनी आभा से किसी व्यक्ति के विचारों को भ्रमित करने की तकनीक का इस्तेमाल किया। वह चीख जब डेविस के कानों तक पहुंची तो उसकी आवाज इतनी तेज थी कि वह थोड़ा भ्रमित सा दिखने लगा। एवलिन ने फुर्ती से आगे बढ़ते हुए सुरुचिपूर्ण कदमों से उसे जल्द से जल्द वार करने की ठान ली। वह उसके करीब पहुंची और अपनी कोमल हथेलियों से उस पर हमला किया। डेविस, जो असमंजस में दिख रहा था, अचानक उसके हाथों से बचते हुए अपने छोटे हाथों से उसकी कोमल कलाई को पकड़ लिया। इसके बाद उसने शरारती मुस्कान के साथ उसकी कलाई खोली और शांति से पीछे हट गया। तारांकन सीटी। ये देखकर कैंट ने सहमति में सीटी बजाई, जबकि एवलिन का चेहरा लाल हो गया। अब उसे पता चल गया था कि उसके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि उसकी ध्वनि तकनीक का उस पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ था। फिर से इस बार उसने उन सहायक हमलों का इस्तेमाल नहीं किया और पूरी गति और शक्ति के साथ उस पर हमला कर दिया। फिर दोनों ने एक दूसरे पर मुक्के बरसाए और उनके बीच भीषण लड़ाई छिड़ गई। लेकिन ये लड़ाई केवल दर्शकों और एवलिन के लिए ही तीव्र थी, क्योंकि एवलिन पूरी ताकत से लड़ रही थी जबकि डेविस स्पष्ट रूप से शांत दिख रहा था। कुछ पल बीत गए। एवलिन स्पष्ट रूप से घबराई हुई थी क्योंकि उसे अपनी तेज गति वाली गतिविधियों से थकान महसूस हो रही थी। लेकिन जिस बात ने उसे सचमुच हिलाकर रख दिया और थका दिया, वह ये थी कि डेविस ने अभी भी अपनी शारीरिक साधना आभा को मुक्त नहीं किया था और वह अभी भी केवल अपनी शारीरिक शक्ति के बल पर ही लड़ रहा था। कॉल्डन परिवार के युवक इसे देखकर स्पष्ट रूप से भयभीत हो गए थे। वह सिर्फ 10 साल का है और उसमें इतनी ताकत है। क्या उसमें किसी जानवर का वंश है? वह निश्चित रूप से भव्य सी कॉन्टिनेंट मीट में शीर्ष 10वें स्थान हासिल करने में सक्षम होगा। जब कॉल्डन परिवार के युवाओं के मन में ऐसे विचार चल रहे थे तो डेविस अचानक पीछे हट गई और उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। मिस एवलिन, क्या आप हार मान सकती हैं?
क्यों तुम एक औरत पर हमला करने की हिम्मत नहीं करोगे? एवलिन उस पर चिल्लाई क्योंकि वह जानती थी कि वह पूरे समय बचाव कर रहा था और उसने उस पर कोई हमला नहीं किया था। अब वह जानती थी कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकती, फिर भी हार मानने के विचार से वह निराश थी, इसलिए उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए हमला जारी रखा। उसे लगा कि अगर उसकी बुरी तरह पिटाई हो जाए तो वह हार मान सकती है, लेकिन उससे पहले हार मानने से उसे लगा कि यह उसके जीवन पर एक धब्बा होगा और अपमानजनक होगा। हाँ, मिस एवलिन, ऐसा नहीं है कि मैं महिलाओं को चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं करता, बस बात यह है कि मैं अपनी होने वाली पत्नी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करता। तुम बेशर्म! एवलिन शर्म से लाल हो गई, उसका चेहरा जलने लगा, लेकिन उसके दिल में एक अनजानी भावना उमड़ रही थी। तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं अपना वादा निभाऊंगी, एवलिन ने निराशा में दांत पीसते हुए कहा। हाँ, डेविस ने मन ही मन ऐसे खुशी से चिल्लाया जैसे उसने कोई बड़ा सपना पूरा कर लिया हो। मुझे पता है कि मेरी होने वाली पत्नी हार बर्दाश्त नहीं करेगी। हाँ, मैं हमेशा अपनी अंतरात्मा पर भरोसा कर सकता हूँ, डेविस ने अपनी आस्तीन लहराते हुए जवाब दिया। अचानक वह शांत हो गई और मुस्कुराई, मानो जीत उसी की हुई हो। जो भी हो, डींगे मारती रहो। भले ही मैं हार गई, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। आपका क्या मतलब है? डेविस ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, क्या आप अपनी बात से मुकरने वाली हैं? मिस एवलिन, नहीं, मैंने कहा था कि मैं अपना दिल और आत्मा तुम्हें दे दूंगी, उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि मैं अपना शरीर तुम्हें दे दूंगी। डेविस ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और व्यंग्यपूर्वक सोचा, यह महिला, यह तो शब्दों से खेलती है। वह अचानक पेट पकड़कर हंसने लगा। एवलिन और एलिया समेत सभी को लगा कि वह पागल हो गया है। एवलिन को अचानक लगा कि उसने इस बच्चे को बहुत ज्यादा तंग कर दिया है और वह बस उसे दिलासा देने ही वाली थी कि तभी अचानक उसकी नजरों में डेविस की छवि धुंधली हो गई और वह पल भर में उसके ठीक सामने प्रकट हो गया। डेविस ने उसकी ठुड्डी पकड़ ली और अपना चेहरा उसके कान के करीब ले गया, जबकि वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई जब उसने फुसफुसाते हुए कुछ कहा। जब तक तुम्हारा दिल मेरे साथ है, इतना ही काफी है। एवलिन अचंभित होकर देखती रही जब वह एलिया के साथ रहस्यमय तरीके से गायब हो गया, जबकि पूरा कॉल्डन परिवार इस बात से भयभीत था कि उन्होंने दो ऐसे बच्चों को खो दिया जो उनकी आधी उम्र के भी नहीं थे। कॉल्डन परिवार की पूरी टीम, खासकर टीम की दूसरी महिला, एवलिन को ईर्ष्या और जलन भरी निगाहों से देख रही थी। वह लगभग पागल हो गई थी यह सोचकर कि वह छोटी मालकिन के रूप में क्यों पैदा नहीं हुई। उसे इस क्रूर राजकुमार से शादी करने का मौका क्यों नहीं मिला? कितना बढ़िया सौदा है, भला इसे कौन नहीं चाहेगा? इस तरह के विचार कॉल्डन परिवार के युवाओं के मन में घूमते रहते थे। केंट कॉल्डन के मन में अचानक एक अजीब सा विचार आया कि अगर वह एक महिला के रूप में पैदा होता तो वह एवलिन से लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता। एवलिन, लगता है तुमने पिछले जन्म में कोई महान कर्म किया होगा, तभी तुम्हें ऐसा अवसर मिला है। आशा है तुम्हारा जीवन सुखमय हो, और हमें भी मत भूलना, केंट कॉल्डन ने बधाई भरे लहजे में कहा। यह सारा मामला सबके सामने हुआ, इसलिए वे दोनों जिस मामले के बारे में बात कर रहे थे उसके बारे में अपने अपने सिद्धांत बनाने में सक्षम थे। सभी ने उसे बधाई दी जबकि एवलिन स्तब्ध थी। उसने अनमने ढंग से उनकी तारीफों और प्रशंसा पर सिर हिलाया। उसके दिमाग में अभी भी उसके फुसफुसाए मीठे शब्द गूंज रहे थे। अचानक वह अपनी तल्लीनता से बाहर आए और शांत स्वर में बोली, मैं अपना नाम वापस ले रही हूँ। अध्याय 76, विचारों को सुलझाना। क्या? पूरी टीम अवाक रह गई और सभी ने संशय से सोचा, क्या उसे ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके राजकुमार का दिल जीतने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करनी चाहिए? वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि वह राजकुमार के सामने इतना घमंडी व्यवहार क्यों कर रही थी। यह युवती, क्या प्रतियोगिता से नाम वापस लेना कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी नहीं है? हाँ, यह तो सिर्फ प्रारंभिक दौर है। आपकी क्षमता को देखते हुए आप ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट के दूसरे दौर में और भी अधिक अंक हासिल कर सकते हैं। एवलिन ने शांत भाव से कहा, मेरा यहाँ का काम पूरा हो गया है, इसलिए मैं जा रही हूँ। फिर उसने अपना लाल टोकन निकाला और केंट की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसे ले लो, अब यह मेरे किसी काम का नहीं है। केंट ने उस टोकन को अजीब नजर से देखा और पीछे हट गया, फिर धीरे से बोला, एवलिन, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा यहाँ क्या काम था, लेकिन क्या तुम्हें कम से कम राजकुमार के योग्य बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? मैंने इसके बारे में पहले भी सोचा था, लेकिन तुम बहुत घमंडी हो। ये सुनकर एवलिन उसके विचारों से स्पष्ट रूप से स्तब्ध रह गई। मैं घमंडी हूँ? ये पूछते हुए उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन उसके लहजे में खुद से सवाल करने का भाव था।
मेरा इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप प्रिंस डेविस के लायक हैं? आपकी मामूली प्रतिभा की तुलना उनकी प्रतिभा से करें और उम्र के अंतर को भी ध्यान में रखें, तो आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप उनके लायक हैं? अगर विद्रोह के दौरान हमारे परिवार के उस जोखिम भरे फैसले के कारण शाही परिवार हम पर कर्जदार न हुआ होता, तो क्या आपको लगता है कि आप इसके लाभों का आनंद उठा पाती? एवलिन स्पष्ट रूप से सदमे में थी, क्योंकि हर शब्द उसे गहराई से प्रभावित कर रहा था और उसे वास्तविकता की ओर खींच रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं यह शादी चाहती थी, बल्कि उसे मुझसे प्यार हो गया था। उसने गुस्से में चिल्लाकर जवाब दिया। केंट ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, राजकुमार को चमत्कारिक रूप से तुम पसंद आ गई थी, शायद इसलिए कि वो अभी अभी जवान हुए थे। अगर मेरा अनुमान सही है, तो वो तुम्हारे आकर्षण और कद काठी पर मोहित हो गए होंगे, जो किसी भी पुरुष को दीवाना बना सकती है। अगर ऐसा ना होता, तो वो, जो इतने ऊंचे ओहदे का है, भला तुम्हें कैसे पसंद कर सकता था, जबकि तुम्हारे पास प्रतिभा बस औसत दर्जे की है? क्या आपको नहीं लगता कि एक दिन जब वह बड़ा हो जाएगा तो वह आपकी छवि से ऊब जाएगा और उसे एहसास होगा कि उसे अब आपको खुश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत अहंकारी हैं और उसके समय के लायक नहीं हैं? नहीं, रुको, मैं यह नहीं चाहती थी। हमारे परिवार ने ही मुझे उससे शादी करने के लिए मजबूर किया था। एवलिन चिल्लाई, क्योंकि वह अब अपनी वास्तविकता का सामना नहीं कर पा रही थी। तुमने कार्ल्टन परिवार के लिए संसाधनों को बर्बाद करने के अलावा और क्या किया है? क्या तुम्हें लगता है कि परिवार के मुखिया की बेटी होने के नाते तुम इतनी आज़ाद हो सकती हो कि जो चाहो वो कर सकती हो? हमारे परिवार की युवा स्वामिनी होने के नाते, चाहे तुम्हें पसंद हो या न हो, परिवार को संतुष्ट करना तुम्हारा कर्तव्य है। कुछ क्षणों तक सन्नाटा छाया रहा और वातावरण काफी तनावपूर्ण हो गया। केंट ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, तो तुम उसे नहीं चाहती, है ना? ठीक है, ज़ारा को देखो, ऐसा लगता है जैसे वो तुमसे राजकुमार को छीनने के लिए बेताब है, तो अगर तुम ये शादी नहीं चाहती तो क्यों न उसे ही छोटी मालकिन का दर्जा दे दो? आसान है ना? एवलिन ने अविश्वास भरी निगाहों से केंट की ओर देखा और ज़ारा कॉल्डन, जो इस समूह में एकमात्र अन्य महिला थी, अचानक चौंक गई, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस बातचीत में क्यों शामिल किया गया है। ज़ारा, क्या तुम राजकुमार से शादी नहीं करना चाहती? क्या तुम उसकी शादी के लिए उत्सुक नहीं थी? एवलिन कहती है कि अगर तुम चाहो तो वह खुशी खुशी अपना दर्जा तुम्हें दे देगी। ज़ारा एक बार फिर हैरान रह गई जब उसके गुप्त इरादे, जिन पर उसने अभी तक अमल नहीं किया था, सबके सामने उजागर हो गए। उसने जल्दी से हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ, अगर छोटी मालकिन नहीं चाहती, तो मैं खुशी खुशी उनकी जगह ले लूंगी और राजकुमार से शादी कर लूंगी। लो, हो गया। ज़ारा ने कहा कि वह राजकुमार से शादी करना चाहती है। तुम्हारी समस्या हल हो गई, है ना? मुझे पता है कि तुम बस परिवार में शांतिपूर्ण जीवन चाहती हो। ज़ारा, भावी युवती के रूप में तुम्हारी स्थिति को देखते हुए, क्या ये तुम्हारे लिए बहुत आसान नहीं है? केंट ने मुस्कुराते हुए अपनी आवाज को गंभीर बनाने का नाटक किया। हाँ, अगर हमारी एवलिन शांति से जीना चाहती है तो यह मेरे बस में है। वास्तव में, मैं उसकी भविष्य की मांगों से भी सहमत हो सकती हूँ। ज़ारा ने गंभीरता से कहा, लेकिन साथ ही उसने पदक्रम में ऊपर चढ़ने की संभावना से होने वाले उत्साह को भी छिपा लिया। एक प्रतिभाशाली परिवार की सदस्य होने के नाते वह एवलिन के यंग मिस्ट्रेस पद से ईर्ष्या करती थी। उसे लगता था कि एवलिन सिर्फ इसलिए यंग मिस्ट्रेस बनने के योग्य नहीं है क्योंकि वह परिवार के मुखिया की बेटी है। कॉल्डन परिवार में बिना कुछ हासिल किए किसी के लिए भी अपनी स्थिति बनाए रखना मुश्किल था। अगर इवान कॉल्डन, एवलिन के पिता, जिन्होंने गुप्त रूप से उसे हर समस्या से बचाया था, न होते, तो एवलिन शायद 15 साल की होने से पहले ही मर चुकी होती या किसी ताकतवर व्यक्ति को बेच दी गई होती। एक पिता के रूप में इवान कॉल्डन अपनी बेटी के लिए हर चीज में सर्वश्रेष्ठ की कामना करता था, और उसके लिए राजकुमार से उसकी शादी करना स्वर्ग से मिले सौदे जैसा प्रतीत होता था, जो इससे बेहतर हो ही नहीं सकता था। वहां सन्नाटा छा गया क्योंकि सभी लोग एवलिन की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह ... मैं एवलिन कांपते हुए हकलाने लगी। उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से क्रोध के भाव उभर आए। तभी अचानक उसे लगा कि वास्तविकता उसके ऊपर हावी हो रही है। अचानक वह अपना संतुलन खो बैठी और वास्तविकता का सामना करते हुए पागलों जैसी हरकतें करने लगी। चुप रहो। तुम खुद को क्या समझते हो? मैं अपना पद नहीं छोड़ूंगी। न ही मैं अपने जीवन साथी को छोड़ूंगी। वह मेरा है। एक बार फिर सन्नाटा छा गया क्योंकि सभी लोग उसे अपना आपा खोते हुए देख रहे थे, जबकि केंट, जो अकेला शांत था, संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए सोच रहा था, जो व्यक्ति खुद को बहुत बड़ा और महान समझता है,
उसे उकसाने का हमेशा असर होता है। एवलिन ने अचंभित होकर दूसरों की ओर देखा। ऐसा नहीं था कि उसे उनकी कही बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, बल्कि वह खुद अपने शब्दों पर अवाक रह गई थी। अपनी गहरी इच्छाओं का एहसास होते ही उसके मन में तरह तरह के विचार उमड़ने लगे। आप देख रहे हैं RR नॉवल बॉय। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना मत भूलना। अध्याय 77 प्रारंभिक चरणों का अंत। समय बीतता गया और प्रारंभिक दौर लगभग समाप्त होने वाला था। इन 4 दिनों में डेविस का मूड बहुत अच्छा था। उसे इस बात की बेहद खुशी थी कि वह उस पर अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे लग रहा था कि उनका रिश्ता भी थोड़ा आगे बढ़ेगा। उसके बाद उसे लगा कि पहला स्थान हासिल करना उबाऊ है, इसलिए उसने और एलिया ने टोकन की खोज पूरी तरह से बंद कर दी। उन्हें यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है, क्योंकि अब तक सभी कमजोर प्रतिद्वंद्वी प्रारंभिक दौर से ही बाहर हो चुके थे। इसलिए उन्होंने द्वीप का भ्रमण किया और प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लिया, मानो वे छुट्टी पर हों। यह उनके लिए एक सुखद अनुभव था, क्योंकि उन्हें खून खराबा और लोगों की हत्या नहीं करनी पड़ी। और हाँ, इस दौरान उनका सामना सामान्य टीमों की तुलना में कुछ अधिक शक्तिशाली विरोधियों से हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने उनसे लड़ने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि उनसे दूर रहना ही बेहतर समझा। ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट के बहादुर युवाओं, मैं एक द्वारा प्रारंभिक दौर के समापन की घोषणा करता हूँ। शीर्ष 100,000 स्थान प्राप्त करने वाले अगले दौर में प्रवेश करेंगे। शेष सभी को जीवित रहते हुए अपने निर्धारित जहाजों पर लौटना होगा। द्वीप भर में एक गंभीर आवाज गूंजी, क्योंकि इसने प्रारंभिक दौर के 10 दिनों की अवधि के समाप्त होने का संकेत दिया। इसमें आगे कहा गया, प्रारंभिक चरण उत्तीर्ण करने वाले लोग गार्जियन एलायंस का झंडा फहराने वाले जहाज पर सवार होंगे और अपने टोकन सौंप देंगे। गार्जियन एलायंस जहाज का झंडा पीले रंग का था, जिसके केंद्र में विभिन्न रंगों की ढाल बनी हुई थी। यह जहाज पहले द्वीप से 12वें द्वीप तक रवाना हुआ और रास्ते में शीर्ष 100,000 प्रतियोगियों को अपने साथ ले गया। यह प्रक्रिया काफी त्वरित रही, क्योंकि सभी को अपनी अपनी रैंकिंग पता थी, और जहाज ने एक संकेत जारी किया जिससे प्रतिभागियों को उसकी स्थिति का पता चल गया, जिससे उनके लिए जहाज की ओर जाना आसान हो गया। इसके बाद वे अपने निर्धारित कमरों में जाते समय जहाज पर मौजूद कर्मचारियों को अपने टोकन सौंप दिए। यह जहाज पहले जहाज जितना ही बड़ा था, इसलिए बाकी बचे शीर्ष 100,000 प्रतिभागियों के लिए पर्याप्त जगह थी। वे सभी संतुष्ट थे, क्योंकि यह एक आलीशान जहाज था जिसमें स्वादिष्ट भोजन और सेवाओं की कोई कमी नहीं थी। जैसे ही जहाज एक नए द्वीप की ओर रवाना हुआ, उसमें सवार युवक अपने शानदार भविष्य की कल्पना करने लगे। मुझे आश्चर्य है कि दूसरे दौर में क्या होगा। अरे देखो तो सही, वो कितनी खूबसूरत है। जाओ उससे बात करो। बिल्कुल नहीं यार, वो मेरे लायक बिल्कुल नहीं है। जहाज पर तरह तरह की बातें चल रही थी, क्योंकि हर कोई या तो हार मानकर यात्रा का आनंद लेने लगा था या घबराकर अपने अपने कमरों में ही रुक गया था और शीर्ष 1000 स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा करने की तैयारी कर रहा था। केवल कुछ ही लोग अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखते हुए निश्चिंत थे, क्योंकि वे जानते थे कि वे शीर्ष 1000 स्थानों में पहुंच जाएंगे। अचानक जहाज में एक गंभीर आवाज गूंजी। प्रारंभिक दौर के विजेताओं, अब मैं आपको ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट के दूसरे दौर के बारे में समझाऊंगा। दूसरा चरण जादुई जीवों का शिकार करना है। क्या जादुई जानवर? मुझे पता था, जो भी हो, ये लोगों को मारने से बेहतर है। जादुई जीवों का शिकार करने की बात सुनकर सबकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं थीं। लेकिन ज्यादातर लोग खुश थे, क्योंकि उन्हें अब जीवित रहने के लिए अनावश्यक रूप से हत्या नहीं करनी पड़ती थी। जहाज में कहीं किसी खास कमरे में। क्या यह अच्छा नहीं है? डेविस ने पूछा। हाँ, लेकिन एक जानवर। मैंने उनसे पहले कभी लड़ाई नहीं की है, एलिया ने विनम्रता से जवाब दिया, जो युद्ध के दौरान उसके व्यवहार से बिल्कुल अलग था। चिंता मत करो, मैंने भी पहले कभी इनसे लड़ाई नहीं की है। हम एक साथ मिलकर इन्हें एक एक करके मार गिराने की कोशिश करेंगे। वह गंभीर आवाज, जो युवाओं को अपनी बात समझने का समय दे रही थी, डेविस के शब्दों का उपहास करते हुए फिर से गूंजी। मैं समझाता हूं कि दूसरे दौर में क्या होगा। आप में से प्रत्येक व्यक्ति जादुई जीवों का शिकार व्यक्तिगत रूप से करेगा, इसलिए यदि आप में से कोई भी किसी अन्य प्रतिभागी के साथ जादुई जीव का शिकार करते हुए पाया जाता है, तो उसे बिना किसी देरी के तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। चोरी करना भी मना है, क्योंकि ये दौर केवल जादुई जीवों का शिकार करने की आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। जहाज में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि टीम वर्क के जरिए किस्मत आजमाने वाले सभी लोग निराश हो गए थे। लेकिन नियम तो कोई बदल नहीं सकता, इसलिए वे सुनते रहे।
द्वीप पर पहुंचने के बाद आप में से प्रत्येक को एक स्थानिक थैली दी जाएगी, जिसमें आप अपने द्वारा व्यक्तिगत रूप से शिकार किए गए जादुई जानवरों के मूल को संग्रहित करेंगे। जादुई जीवों के मूल में भी निश्चित बिंदु होते हैं। निम्न स्तरीय नश्वर जीव अवस्था का मूल आपको 5 अंक देगा। मध्यम स्तर के मॉर्टल बीस्ट स्टेज कोर से आपको 10 अंक मिलेंगे। एक उच्च स्तरीय मॉर्टल बीस्ट स्टेज कोर आपको 20 अंक देगा। एक पीक लेवल मॉर्टल बीस्ट स्टेज कोर आपको 50 अंक देगा। एक निम्न स्तरीय पृथ्वी जीव चरण कोर आपको 100 अंक देगा। मध्यम स्तर के पृथ्वी जीव चरण के कोर से आपको 200 अंक मिलेंगे। एक उच्च स्तरीय पृथ्वी जीव चरण कोर आपको 300 अंक देगा। एक पीक लेवल अर्थ बीस्ट स्टेज कोर आपको 500 अंक देगा। एक निम्न स्तरीय स्काई बीस्ट स्टेज कोर आपको 1500 अंक देगा। एक मिड लेवल स्काई बीस्ट स्टेज कोर आपको 3000 अंक देगा। हाई लेवल स्काई बीस्ट स्टेज कोर आपको 5000 अंक देगा। पीक लेवल स्काई बीस्ट स्टेज कोर आपको 10,000 अंक देगा। एक नीच खांसी उस द्वीप पर चौथे चरण का कोई राक्षस नहीं है, इसलिए आप निश्चिंत हो सकते हैं। चरम स्तर के आकाशीय जीव के बाद भी आवाज लगातार बोलती रही, जिससे सबके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं। लेकिन जब उन्हें आवाज से दिलासा मिला तो वे हंसे बिना नहीं रह सके और राहत महसूस करने लगे। उस आवाज ने उनकी घबराहट को पल भर में दूर कर दिया, डेविस ने सोचा, क्योंकि उसने जहाज के माहौल को स्पष्ट रूप से शांत होते हुए महसूस किया। आकाश दानव स्तर का एक जादुई दानव उन्हें तब भी मार सकता है जब वे एक टीम के रूप में मिलकर काम कर रहे हों। तो जब वे अकेले उसका सामना करेंगे तो क्या परिणाम होगा? लगभग निश्चित मृत्यु। इससे वे घबरा गए और दहशत में आ गए, लेकिन फिर उस आवाज ने उन्हें शांत कर दिया। जादुई जीव स्वभाव से ही मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली होते हैं। जब तक कोई व्यक्ति कम से कम 2 साधना प्रणालियों में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह उनके साथ बराबरी का मुकाबला करने की उम्मीद नहीं कर सकता, जब तक कि उसकी युद्ध क्षमता सामान्य से अधिक न हो। अध्याय 78 ओह एलिया। युवा प्रतिभावानों, शीर्ष 100,000 साधकों के रूप में आप हमारे महाद्वीप का भविष्य हैं। यदि आपको लगे कि आपका जीवन खतरे में है, तो कृपया पीछे हट जाएं और द्वीप के पूर्वी छोर पर चले जाएं। प्रारंभिक दौर में ही 50 लाख से अधिक मौतें हो चुकी हैं। उनमें से प्रत्येक अपनी अपनी क्षमता में प्रतिभाशाली था, लेकिन अंततः यश प्राप्त करने की प्रक्रिया में उनकी मृत्यु हो गई। मृतकों की संख्या देखकर सभी स्तब्ध रह गए, लेकिन जल्द ही सब सामान्य हो गए क्योंकि इसकी उम्मीद थी। ऐसा पहले भी हर ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट में हुआ था, इसलिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उन्होंने उस आवाज के प्रति कृतज्ञता का भाव दिखाया जिसने उन्हें खतरे के करीब आने पर पीछे हटने का निर्देश दिया था। हालांकि डेविस ने उपहास उड़ाते हुए कहा, क्या आप पीछे हटना चाहते हैं? आप लोग तो बस उन्हें भर्ती करना चाहते हैं और उन्हें अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं, ताकि इस प्रक्रिया में आप अपने अपने साम्राज्यों को मजबूत कर सकें। फिर आवाज ने आगे कहा, हालांकि अगर तुम नकल करते हुए पकड़े गए, तो तुम नौजवानों को जादुई जानवरों द्वारा मारे जाने के बजाय हम तुम्हें मौत की सजा देंगे। जिन शीर्ष 100,000 प्रतिभागियों के मन में धोखाधड़ी करने का विचार आया था, उन्होंने तुरंत ऐसे विचारों को मन से निकाल दिया। साथ ही आपके टोकन वाला स्थानिक थैला आपके लिए उपयोगी है और यह एक विशेष संरचना के साथ मिलकर काम करता है। इसलिए आपके द्वारा प्राप्त अंकों की संख्या जहाज के डेक पर स्थित स्कोरबोर्ड में अपडेट हो जाएगी। दरअसल आप युवाओं को भी कड़ी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मुख्य मैदान में एक और स्कोरबोर्ड भी है, जिससे आपकी रैंकिंग महान सम्राटों के सामने प्रदर्शित होगी। युवाओं ने जोश में अपनी मुट्ठियां भींच ली, शीर्ष स्थान पर पहुंचने का सपना देखते हुए, ताकि वे दूसरों से अलग दिख सकें। वे सभी सोच रहे थे कि एक बार शीर्ष 10 में पहुंचने के बाद वे जीवन भर हर तरह की विलासिता का आनंद उठा सकेंगे। इसके बाद जहाज उस द्वीप की ओर रवाना हो गया जहां दूसरा दौर आयोजित किया जाएगा। समय बीतता गया और 12वां दिन आ गया। दूर एक द्वीप पर एक विशाल ज्वालामुखी दिखाई दे रहा था। डेक पर मौजूद डेविस और एलिया इसे देखकर विस्मय से भर उठे। लेकिन वे ज्वालामुखी की नहीं, बल्कि उस द्वीप की प्रशंसा कर रहे थे जो एक नदी द्वारा 2 भागों में बंटा हुआ था। पूरा द्वीप ऊंचा उठा हुआ था, जिसके एक छोर पर ज्वालामुखी था जबकि दूसरा छोर हिमंदी पर्वत जैसा दिखता था। एक बर्फीला ज्वालामुखी। डेविस ने विस्मय से उसे देखते हुए बुदबुदाया। उसने पहले कभी बर्फीला ज्वालामुखी नहीं देखा था, यह उसके लिए एक नया नजारा था। युवा प्रतिभावानों, हम निर्धारित द्वीप पर पहुंच गए हैं। अब समय आ गया है कि आप सबके सामने अपनी प्रतिभा साबित करें और फाइनल में जगह बनाएं। द्वीप की ओर बढ़ें। दूसरा दौर कुल 5 दिनों तक चलेगा। जितना हो सके उतने कोर इकट्ठा करें। मैं ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट के दूसरे दौर के प्रारंभ की घोषणा करता हूं।
ठीक उसी समय जब सभी लोग जहाज से कूदने ही वाले थे, तभी वह आवाज फिर से मधुरता से गूंज उठी। आह! जहाज के निकास द्वार से अपना स्पेस बैग लेना न भूलें। प्रतियोगियों के चेहरों पर काली लकीरें थीं क्योंकि वे या तो इसके बारे में भूल गए थे या उन्हें लगा था कि द्वीप पर पहुंचने के बाद इसे सौंप दिया जाएगा। अचानक एक युवक निकास द्वार के सामने दौड़ा और एक बड़े संदूक में हाथ डाला। उसने हाथ बाहर निकाला और इस प्रक्रिया में एक स्पेस बैग उठा लिया। फिर वह द्वीप की ओर चल पड़ा। ये देखकर सभी युवक एक एक करके समझ गए और अपने अपने थैले लेने के लिए आगे बढ़े जो बक्सों में रखे थे। वे सभी समझ गए थे कि यह एक संरचना है, लेकिन यह नहीं समझ पा रहे थे कि यह किस प्रकार की संरचना है। क्या यह पहचान का एक प्रकार है? डेविस ने इसे देखते हुए सोचा। संरचनाओं के बारे में उसे इन लोगों से कहीं अधिक ज्ञान था। आखिरकार उसने पुस्तकालय में इसके बारे में पढ़ा था। लगभग 2 साल तो उसने वहीं बिताए थे, केवल किताबें पढ़ने में। वे संदूक से यूं ही एक स्थानिक थैली क्यों निकाल लेते हैं? क्या उस आवाज ने यह नहीं कहा था कि हमारे टोकन भी एक स्थानिक थैली में है? एलिया ने उलझन में पूछा। हालांकि वह शाही महल में थी, फिर भी उसे पुस्तकालय में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। डेविस ने उसकी ओर देखते हुए समझाया, ये संरचना आपकी ऊर्जा छाप की पहचान करती है। हर किसी की अपनी अनूठी आभा, ऊर्जा और आत्मा होती है। इसलिए ये संरचना आपकी ऊर्जा को प्रतीक से मिलाती है और उसे प्रकट करती है। तो जो मैं निकालता हूं वो मेरा है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। हालांकि डेविस पूरी तरह से निश्चित नहीं था, लेकिन उसने यही मान लिया था। एलिया ने समझकर सिर हिलाया, लेकिन साथ ही उसे अपनी अज्ञानता पर खेद भी हुआ। उसने मन ही मन निश्चय किया कि जब वह पर्याप्त शक्ति प्राप्त कर लेगी तो वह कुछ ऐसा करेगी जिससे उसे स्वयं सम्राट से पुस्तकालय में प्रवेश की अनुमति मिल जाएगी। जब वह जहाज के निकास द्वार को देख रहा था, तभी उसने एवलिन और उसकी टीम को निकास द्वार की ओर आते देखा। वो अभी भी क्यों भाग ले रही है? क्या वो सिर्फ मुझसे मुकाबला करने के लिए ही यहाँ नहीं आई थी? डेविस ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए सोचा। शायद मैं गौण था और वह इस प्रतियोगिता में अपने लिए एक स्थान हासिल करने आई थी। डेविस खुद पर हंसा, लेकिन किसी कारण से थोड़ा उदास भी महसूस किया। ठीक है, मैं भी उस पर नजर रखूंगा, कहीं कुछ हो न जाए। अचानक उसका चेहरा एक तरफ धकेल दिया गया। उसने पीछे मुड़कर एलिया को देखा, जो उसका चेहरा धकेलने वाली दोषी थी। ओह एलिया, क्या कुछ गड़बड़ है? उसने अविश्वास से पूछा, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उस पर गुस्सा होने के बजाय उसे खुशी हुई कि उसने उसका चेहरा एक तरफ धकेल दिया, क्योंकि उसमें कभी भी उसे छूने की हिम्मत नहीं थी, एक बार भी नहीं। एलिया ने बिना कुछ कहे बस मुंह फुला लिया और जहाज के निकास द्वार पर रखे संदूक की ओर बढ़ गई। आह, मैंने क्या कर दिया? मैंने ऐसा क्यों किया? जरूर यही होगा। एलिया अंदर ही अंदर घबरा गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। अफसोस की बात है कि वह सिर्फ अनुमान ही लगा सकती थी। रुको, मैं भी आ रहा हूँ। डेविस को पता नहीं था कि क्या हुआ है, लेकिन वह खुशी खुशी आगे बढ़ा और उसके पास पहुंचकर उल्लास से उसके बगल में चलने लगा। उन्होंने अपने स्पेस बैग उठाए और फिर द्वीप पर पहुंच गए। अध्याय 79, सतर्क रहना। यह द्वीप लगभग 500 किलोमीटर लंबा था और यह निस्संदेह विशाल सागर में एक अनूठा क्षेत्र था। इस स्थान पर कोहरा हमेशा बना रहता है, क्योंकि 2 विपरीत तापमानों के बीच संघर्ष इस द्वीप की खोज के समय से ही लगातार चलता आ रहा है। द्वीप के बाएं छोर पर समुद्र तल था, जो हर दशक में ज्वालामुखी के विस्फोट से फैलता रहता था। वहां छिपी हुई चट्टानें और पिघली हुई गुफाएं भी थीं, जिनका उपयोग जादुई जीवों के छिपने या घर के रूप में किया जाता था। द्वीप का दाहिना छोर बर्फ से ढका हुआ था और भूमि दूर दूर तक जमी हुई थी, जिसमें छोटी छोटी पहाड़ियां थीं जो देखने में ऐसी लग रही थीं मानो बर्फ के लावा में लिपटी हुई हो। डेविस एलिया का हाथ थामे द्वीप के बाईं ओर चल पड़ा। यहाँ हमेशा ही बहुत गर्मी रहती थी और उनकी दृष्टि सीमित थी, लेकिन डेविस की आत्मा में एक अनूठी भावना थी जिसके कारण वह अपने आसपास के वातावरण को स्पष्ट रूप से महसूस कर पाता था। इसलिए वह इस द्वीप की सुंदरता की सराहना किए बिना नहीं रह सका। इसके अलावा उसे अपने आसपास एक अजीबोगरीब कीड़ा उड़ता हुआ भी महसूस हुआ। क्या ये कोई निगरानी यंत्र है? उसने अनुमान लगाते हुए सोचा। ये पूरे द्वीप पर फैले हुए थे, लेकिन ये यंत्र काफी छोटे थे और नंगी आंखों से लगभग अदृश्य थे। फिर भी वह इन्हें महसूस कर सकता था, क्योंकि उसकी आत्मा बहुत शक्तिशाली थी, जिससे वह अपने आसपास के वातावरण के प्रति संवेदनशील था। हालांकि उसने आत्मविश्वास से उसके साथ चलना शुरू कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि वह दूसरे दौर के नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहा है। नियमों में सिर्फ इतना कहा गया था कि प्रतिभागी एक साथ किसी जादुई जानवर का शिकार नहीं करेंगे।
लेकिन नियमों में ये कहीं नहीं लिखा था कि प्रतिभागी एक साथ यात्रा नहीं कर सकते। यह एक खामी थी जिसे कुछ समझदार प्रतिभागियों ने पहचान लिया, जिसके कारण उन्होंने अपनी पिछली टीम के साथ फिर से यात्रा की। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे फिर ज़ेन द्वीप देखने का मौका मिलेगा, जिसका जिक्र शाही पुस्तकालय की एक किताब में किया गया था। डेविस ने प्रशंसा में सिर हिलाया। वह इस द्वीप पर उगने वाले अनोखे पौधे और जड़ी बूटियां देख सकता था। इनमें से अधिकतर अग्नि तत्व से युक्त जड़ी बूटियां थीं, जो रसायन शास्त्र में बहुत उपयोगी थीं। उसने कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा की और उन्हें ऐसे तोड़ा जैसे वे सड़क किनारे उगने वाले खरपतवार हों। इस तरह की जड़ी बूटियां उनके लिए काफी आम थीं, और वह जड़ी बूटियों की आंतरिक संरचना के बारे में वास्तविक जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। एलिया उसके पीछे पीछे चल रही थी और उत्सुकता से उसके चेहरे के गंभीर भाव को देख रही थी। उसे व्यक्तिगत रूप से वह भाव प्यारा लग रहा था। फिर जब एलिया को कुछ एहसास हुआ तो उसके चेहरे पर उलझन भरे भाव आ गए। डेविस, क्या हमें जादुई जीवों का शिकार नहीं करना चाहिए? तुम वहां क्या कर रहे हो? मैं जड़ी बूटियों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कर रहा हूं ताकि रसायन शास्त्र में उनके उपयोग के दौरान उनकी कार्यप्रणाली और सार को समझ सकूं। डेविस ने अपना शोध जारी रखा और उसकी ओर नहीं देखा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है? हम बाहरी क्षेत्र में आ चुके हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई जादुई जीव नहीं मिला। ये कुछ अजीब है, एलिया ने चिंता से कहा, क्योंकि उसे विश्वास था कि अब तक उन्हें किसी जादुई जीव का सामना कर लेना चाहिए था। डेविस अचानक जम गया और उसने भय से एलिया की ओर देखते हुए उसके पीछे की ओर इशारा किया। देखो, एक विशालकाय सर्प, उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एलिया घबरा गई। आह! फिर वह तुरंत चीखते हुए अपना सिर छिपाते हुए डेविस के पीछे भागी। कुछ क्षण बीत गए और कुछ नहीं हुआ। इसके बाद एलिया ने अपनी आंखें खोली और डेविस की ओर देखा, तो पाया कि उसके चेहरे पर हंसी रोक न पाने वाला भाव था। शर्मिंदगी से उसका चेहरा लाल हो गया और वह चिल्लाए, मजाक करना बंद करो। मुझे इस तरह मत डराओ। शांत हो जाओ, एलिया। सच कहूं तो तुम्हारी समझ और सूझबूझ बहुत अच्छी है। बस आराम करो और साथ ही सतर्क भी रहो। मुझे पता है यह मुश्किल है, लेकिन अगर तुम्हें एक पेशेवर जादुई जानवर शिकारी बनना है तो तुम्हें इसमें महारत हासिल करनी ही होगी। जादुई जानवरों का शिकारी महज एक ऐसा नाम है जो लोगों ने उन लोगों को दिया है जो मुख्य रूप से अपने जीवनयापन के लिए जानवरों का शिकार करते हैं। यह कोई आधिकारिक पेशा या ऐसा कुछ नहीं है। तब एलिया को एहसास हुआ कि वह बाहर से शांत दिखने के बावजूद पूरे समय तनाव में थी। यह उसके लिए एक नया अनुभव था, और एक नौकरानी के रूप में उसने जादुई जीवों के भयानक शव देखे थे, जिसके कारण वह उन्हें जीवित घूमते हुए देखना नहीं चाहती थी। डेविस ने अपनी आत्मा की साधना के कारण अपनी इंद्रियों और धारणा को तीव्र कर लिया था, जिससे वह तनावग्रस्त हुए बिना अपनी सतर्कता बनाए रख सकता था। आपकी बात में दम है, लेकिन आप ये भूल गए कि हम इस द्वीप पर खुलेआम आए थे। हम वे 100,000 लोग जो इस द्वीप के मूल निवासियों के शत्रु हैं। क्या आपको लगता है कि वे जादुई जीव हमारे हाथों मारे जाएंगे? भले ही वे हमारी तरह सोच या बोल नहीं सकते, लेकिन उनकी सहज बुद्धि बहुत तेज होती है। इसलिए जिन जादुई जीवों की आप बात कर रहे थे, वे इस तरफ के भीतरी इलाके में भाग गए होंगे। अचानक वह मुस्कुराते हुए एक जले हुए पेड़ की ओर बढ़ा। कुछ बहादुर जादुई जीवों को छोड़कर जो अपने लिए एक स्वादिष्ट शिकार की तलाश में हैं। प्रकाश की एक तेज किरण पेड़ के आर पार लंबवत रूप से गुजरी और पेड़ धीरे धीरे दो तनों में विभाजित हो गया जो दोनों ओर गिर गए। एक भूरा सांप पेड़ से नीचे फिसल गया और धीरे धीरे खून जमीन पर बहने लगा। उसकी लंबाई 3 मीटर थी, लेकिन मोटाई काफी कम थी। उसके शल्क जले हुए प्रतीत हो रहे थे, हालांकि ऐसा नहीं था क्योंकि यह उसके शल्कों का प्राकृतिक रंग था। एक झुलसा हुआ बोआ, एक उच्च स्तरीय पृथ्वी प्राणी अवस्था का जादुई जीव। डेविस ने शांत भाव से उसका नाम लिया और जिस भाले से उसने उसे मारा था, उसी से उसके सिर को काटकर सांप का मूल भाग एकत्र किया। फिर उसने मुस्कुराते हुए उससे कहा, जब मैंने कहा था कि एक विशालकाय सर्प है, तो मैं मजाक नहीं कर रहा था। एलिया, जो उनके पढ़ाने के तरीके से अचंभित थी, ने प्रशंसा और क्षमा दोनों भाव से सिर हिलाया और कहा, माफ कीजिए। डेविस मुस्कुराया, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बस आपको जितना हो सके उतना अच्छा सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एलिया ने उसे खाली निगाहों से देखा और सोचने लगी, क्या यही राजघराने और आम आदमी के बीच का अंतर है? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं कभी उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकती। चाहे वह किसी भी तरह से देखे, वह हमेशा उससे आगे रहता था, भले ही वे दोनों एक ही उम्र के थे। हालांकि उसे लगता था कि यह उनकी सामाजिक स्थिति में अंतर के कारण है,
लेकिन उसने इसे सही नहीं माना और महसूस किया कि ऐसा नहीं था। अचानक उसे कुछ समझ आया और उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। मैं कितनी बदसूरत हूं। बिना सोचे समझे ही मैं उसकी दयालुता का फायदा उठाकर खुद को बेहतर बना रही थी। उसके साथ हमेशा रहने के बारे में सोचना भी मेरे लिए बहुत अहंकारपूर्ण था, उसे कोसना तो दूर की बात है। अध्याय 80 एलिया का संकल्प। जब एलिया को एहसास हुआ कि उसने डेविस के साथ एक दोस्त जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया है, तो उसे खुशी महसूस होने लगी और लगभग उसी समय उसे डर भी लगने लगा। उसे इस बात की खुशी थी कि वह एक अच्छा जीवन जी पा रही थी, लेकिन साथ ही उसे परित्याग किए जाने का डर भी सता रहा था। डेविस के बारे में उसके विचारों को देखते हुए यह उसके लिए लगभग स्वर्ग जैसा था, लेकिन एक भी गलत कदम उसे नरक में पहुंचा सकता था। हालांकि वह डेविस को दोस्त की तरह मानती थी, फिर भी उसे यह स्वाभाविक नहीं लगता था। एक दासी होने के कारण उसके मन में हमेशा एक ऐसी बाधा बनी रहती थी जो उसे उसकी स्थिति और दर्जे की याद दिलाती रहती थी, और इसी वजह से डेविस से दोस्ती करना उसके लिए बेहद मुश्किल था। आप कितने दयालु हैं, एलिया ने धीरे से कहा और उसकी आंखों से आंसू अनायास ही बहने लगे। अरे, डेविस के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया क्योंकि उसे लगा कि उसकी शिक्षण विधि कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई है। फिर एलिया शर्म से लाल हो गई और अपनी कलाई से अपने आंसू पोंछने लगी। उसे लगा कि उसने खुद को हंसी का पात्र बना लिया है। हाँ, रुको, हाँ। अचानक एलिया चौंक गई क्योंकि उसे अपनी कमर पर गुदगुदी महसूस हुई, जिससे वह अचानक एक मूर्ख की तरह हंसने लगी। 10 उंगलियां एक साथ उसकी कमर को उत्तेजित कर रही थीं, जिससे उसे गुदगुदी और सुखद अनुभूति हो रही थी, जिसके कारण वह एक मूर्ख की तरह हंसते हुए मरने की इच्छा कर रही थी। हाँ, रुको, दाव, हाँ, बस करो, हंग। एलिया का संतुलन बिगड़ गया और वह पीछे की ओर गिर पड़ी। डेविस रुका और सहारा देने के लिए अपनी बाहों को उसकी पीठ के चारों ओर घुमाकर उसकी कमर पकड़ ली। एलिया की सांसें तेज चल रही थीं और वह हौंफ रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और गालों पर शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। हाँ, बिल्कुल सही, बस चेहरे पर मुस्कान रखो। मेरे सामने उदास चेहरा मत बनाओ। इस बार शर्मिंदा होकर डेविस ने अपना चेहरा एक तरफ घुमा लिया और आगे कहा, दरअसल मेरे सामने न होने पर भी उदास मत रहो, तुम चाहे जैसे भी इंसान हो, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। उसकी आंखों से एक बार फिर आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा, जिसे रोकना उसके लिए नामुमकिन था, लेकिन इस बार वह रोते हुए भी मुस्कुरा रही थी। वह संतोष के आंसू बहा रही थी। डेविस ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। वह तो बस उसे दिलासा देना चाहता था और उसका रोना बंद करवाना चाहता था। प्रारंभिक दौर में उसके साथ बिताए समय के दौरान उसने महसूस किया कि उसमें थोड़ा बदलाव आया है, क्योंकि उसका व्यवहार और उसकी हरकतें कुछ अलग थीं। उसे बस थोड़ा सा ही महसूस हुआ, वह इसका सटीक कारण नहीं बता सका, जिससे उसे लगा कि वह किसी तरह के आंतरिक संघर्ष से जूझ रही है, जिसके बारे में उसे पता नहीं था। उसे बस इतना महसूस हो रहा था कि वह बुरी तरह फंस गया है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके मन में क्या चल रहा है। अनजाने में ही वह अपनी न के बराबर सामाजिक क्षमताओं के बल पर कुछ दिलासा देने वाले शब्द ही कह सका। डेविस ने आह भरी, ये सब मेरी गलती थी, तुम्हारे लिए इन सब चीजों का अनुभव करना अभी बहुत जल्दी था। हम उसकी होठों पर एक कोमल उंगली रखी गई, जिससे वह अपना मुंह खोलने में असमर्थ हो गया। जैसा कि आपने पहले कहा था, यही मेरे रुतबे और प्रतिष्ठा को बढ़ाने का एकमात्र तरीका है। सोचने के लिए वह एक पल रुकी और फिर बोली, और अगर मैं आपके साथ होती तो मैं बीच में नहीं रुकती। वैसे भी आपका क्या मतलब है कि मेरे लिए इन चीजों का अनुभव करना अभी जल्दबाजी होगी? क्या आप मेरी ही उम्र के नहीं हैं? राजकुमार डेविस। उसका लहजा फटकार लगाने वाला नहीं बल्कि उपहासपूर्ण था। डेविस के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी और उसने उसके इस सवाल का जवाब नहीं दिया। उसके लिए अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बताना नामुमकिन था, वरना उनका रिश्ता पहले जैसा नहीं रह जाता। और आप मुझे कब रिहा करने वाले हैं? उसकी आवाज में हल्की सी शर्म थी, जिससे वह एक प्यारी परी जैसी लग रही थी। थोड़ा हंसते हुए उसने अपनी बाहों को उसकी कमर से हटाते हुए उसे अपना संतुलन वापस पाने में मदद की। आसपास के वातावरण में एक क्षणिक विचित्र सन्नाटा छा गया। अचानक एलिया बोली, चलो शिकार पर चलते हैं, और इस बार मैं डरूंगी नहीं और न ही पीछे हटूंगी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखें ऐसी स्पष्ट थीं मानो उसने अपने आंतरिक संघर्ष को सुलझा लिया हो। डेविस ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा। लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया और उसने आगे कहा, तुम्हें खुद ही शिकार करना होगा, यह मत भूलना। एलिया को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन नियम याद आते ही उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। हाँ, मैं उस पर निर्भर नहीं रह सकती।
तो मुझे रास्ता दिखाओ, एलिया ने कहा और एक दिशा में चलने लगी। जरूर, कोई दिक्कत नहीं, डेविस ने उनके साथ चलते हुए कहा। वे जिस दिशा में जा रहे थे वह ज्वालामुखी पर्वत का भीतरी क्षेत्र था। अल्पविराम। दूसरे दौर की शुरुआत को 4 दिन बीत चुके थे। गोटे द्वीप के मुख्य अखाड़े में प्रतियोगिता के दूसरे दौर पर चर्चा चल रही थी, जिससे लोगों में चहल पहल का माहौल था। लोग यहीं रुके रहे और तरह तरह की घटनाओं के बारे में बातें करते रहे, क्योंकि उनके पास बात करने के लिए विषयों की कभी कमी नहीं होती। उनके ऊब से मुक्त होने का मुख्य कारण ये था कि पूरे द्वीप की निगरानी करने वाले कीड़ों के माध्यम से फिरजिन द्वीप की स्थिति और घटनाओं को दर्शाने वाली एक गहन संरचना मौजूद थी। अरे देखो, नीले वस्त्र पहने उस नौजवान ने अपनी ताकत से एक लाल बंदर को कैसे गिरा दिया। उसने जरूर केवल शरीर साधना प्रणाली में प्रशिक्षण लिया होगा और कम से कम निम्न स्तरीय लौह स्तर तक पहुंच गया होगा। मैं इस व्यक्ति को जानता हूं। क्या ये लॉरेट साम्राज्य के नोलन परिवार का युवा स्वामी नहीं है? नोलन परिवार का युवा मुखिया। मुझे लगता है उसका नाम केविन नोलन था। इसके बाद उन्होंने स्कोरबोर्ड देखा, जिसमें उनका नाम 13वें स्थान पर था और उनके 14,500 अंक थे। कॉल्डन परिवार ही नहीं, बल्कि सभी साम्राज्यों के सभी प्रसिद्ध और कुलीन परिवारों ने भी ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट में भाग लिया था। आखिरकार यह उनके लिए अपनी शक्ति और प्रसिद्धि बढ़ाने का एक अवसर था। उनके जैसे मशहूर युवाओं की तरह तरह की बातचीत पूरे स्टेडियम में सुनी जा सकती थी। यहाँ तक कि सम्राट और शाही परिवार के प्रतिभाशाली लोग भी उन्हें कुछ रुचि के साथ देख रहे थे। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, सबकी निगाहें एक खास व्यक्ति पर टिकी हुई थीं। सम्राट ट्रिटोर के चेहरे पर पूरे समय मुस्कान बनी रही। फिर अचानक उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, दूसरे दौर की शुरुआत हुए 4 दिन हो गए हैं, लेकिन आपके बेटे ने केवल एक चरम स्तरीय पृथ्वी चरण के राक्षस को मारकर 500 अंक ही हासिल किए हैं। उसकी दासी ने भी कई राक्षसों को मारा है। वह तो बस उसका अनुसरण करता और उसे निर्देश देता रहता है। इस रफ्तार से तो क्या वह राजवंशी उत्तराधिकारी बनने के लायक नहीं रह जाएगा? अध्याय 81, फूट डालने का प्रयास। उस उपहासपूर्ण टिप्पणी को सुनकर लोगन ने आह भरी, जबकि अन्य सभी सम्राटों ने अपना ध्यान अपनी बातचीत की ओर मोड़ लिया। क्या इस कमीने की अपनी कोई जिंदगी भी है? लोगन ने सोचा। और इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? सम्राट एस्टन ने नाराजगी से पूछा। इन कुछ दिनों में सम्राट ट्रिटोर की बेतुकी बातों से वह तंग आ चुका था, जो व्यंग्यपूर्ण टिप्पणियों से भरी हुई थी। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसका तुमसे पूरा संबंध है। सम्राट ट्रिटोर ने ताना मारा। तुम्हारा क्या मतलब है? सम्राट एस्टन की आवाज गंभीर हो गई और उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़ ली। क्या ये स्पष्ट नहीं है? वह नीच नौकर 5वें स्थान पर है। ऐसा लगता है कि वह अपनी नौकरानी के प्रति इतना आसक्त है कि उसके पास अपने जानवरों का शिकार करने का भी समय नहीं है। वह शायद अधिक बलवान हो, लेकिन फिर भी अपनी वासना को नियंत्रित करने की बुद्धि नहीं रखता। और इससे मेरा क्या लेना देना है? सम्राट एस्टन ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में फिर पूछा। मैंने सुना है कि आपने अपनी एक बेटी उसे उपहार में दे दी है। तो मुझे लगता है कि इससे उसकी हैसियत नौकरानी से भी नीचे हो गई है। हाँ हाँ हाँ, सम्राट ट्रिटोर ने उपहास भरे लहजे में हंसते हुए कहा। यह सुनकर शर्ली ने नाखुशी से भौहें सिकोड़ ली। तुम? सम्राट एस्टन लगभग भड़क उठे जब। अरे, मुझे दोष मत दो, वैसे भी तुमने ही तो पूछा था कि इससे तुम्हारा क्या लेना देना है। अगर तुम्हें दोष देना ही है तो लोरेट सम्राट को ही दोष दे दो। सम्राट ट्रिटोर ने ताना मारा। सम्राट एस्टन ने नाखुशी से गुर्राया और जवाब के लिए लोगन की ओर देखा, लेकिन लोगन ने कुछ नहीं पूछा, बस उसे घूरता रहा। लोगन चुप और शांत रहा, मानो उसका इस स्थिति से कोई लेना देना ही न हो। कुछ पल खामोशी से बीत गए, जबकि सभी लोग लोगन की ओर उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। अपेक्षित उत्तर न मिलने पर सम्राट ट्रिटोर ने उपहास किया, जबकि सम्राट एस्टन का धैर्य टूट गया और उन्होंने पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? सम्राट लोरेट। कुछ नहीं, लोगन ने सम्राट एस्टन की ओर धीरे से देखते हुए शांत स्वर में कहा। फिर उसने आगे कहा, मुझे तुमसे या उस बूढ़े धूर्त से कुछ नहीं कहना है। मेरे बेटे के फैसले मेरे द्वारा तय नहीं किए जाते। अगर तुम्हें इससे कोई आपत्ति है तो जाकर उससे खुद पूछ लो। और अगर तुम्हें लगता है कि यह अन्याय है तो बेशक अपनी बेटी को वापस ले जाओ। हम इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहेंगे। क्या उसका अपने कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण है? सम्राट एस्टन के साथ साथ सभी सम्राट और प्रतिभाशाली लोग ये सोचकर अचंभित रह गए। लेकिन सम्राट एस्टन के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए, जिससे उन्हें अपनी पहले की परिकल्पना पर विश्वास हो गया। हाँ, मुझे पता है। असल में हम सब जानते हैं कि सम्राट ट्रिटोर दुनिया को जलते हुए देखना चाहता है।
मैं तो बस मजाक में पूछ रहा था। तनाव दूर करते हुए सम्राट एस्टन अचानक हंस पड़े। लोगन चकित था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह लालची लोमड़ी अचानक स्थिति को शांत करने का फैसला क्यों करेगी। छी! सम्राट ट्विटर ने अपनी जीभ चटकाई जब वे उसके द्वारा बनाए गए प्रवाह से बाहर निकले। लेकिन वह केवल एक असफलता के कारण पीछे हटने वाला नहीं था। उसने नीचे देखा और कहा, राजकुमारी शर्ली एस्टन, मुझे आपके लिए बहुत दुख हो रहा है। भले ही आप डेविस से उनकी पहली पत्नी के रूप में शादी कर लें, लेकिन अगर यह सिलसिला जारी रहा तो आपकी वास्तविक स्थिति हमेशा एक रखेल की ही रहेगी। सम्राट एस्टन अचानक भड़क उठे और उनकी आभा फैल गई। सार्वजनिक रूप से अपमानित होने पर शर्ली का चेहरा पीला पड़ गया। भले ही उसका गुस्सा 10 गुना अधिक होता, फिर भी वह एक सम्राट को फटकारने का कोई तरीका नहीं जानती थी। हर कोई डेविस जैसा नहीं होता। उन सभी को अपनी हैसियत और पद के साथ साथ अपना उचित स्थान भी अच्छी तरह से समझ आता था। सम्राट ट्रिटोर कौन है? वह ट्रिटोर साम्राज्य में सर्वोच्च स्थान रखता है। वह विशाल सागर महाद्वीप के साथ शक्तिशाली प्राणियों में से एक है। अगर उसमें 10 गुना ज्यादा हिम्मत भी होती तो भी वह उसे सच में फटकार नहीं लगाती। सम्राट ट्रिटोर ने सम्राट एस्टन की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और आगे कहा, ठीक है, नौकरानी को छोड़ दो। मैंने सुना है कि राजकुमार डेविस की एक और मंगेतर है जो कॉल्डन परिवार से है। अरे, भले ही नौकरानी अब ना हो, फिर भी तुम्हारी किस्मत में रखेल बनना लिखा है। शर्ली का चेहरा और भी पीला पड़ गया। उसने अपनी मुठ्ठियां कसकर भींच लीं और मन ही मन सम्राट ट्रिटोर की निर्मम हत्या करने का आह्वान किया। शक्ति की तीव्र लालसा से उसका मन ललचा रहा था। इससे पहले कि सम्राट एस्टन कुछ चिल्ला पाते, सम्राट रूथ बाहर निकली और दबंगई से बोली, सम्राट ट्रिटोर, आपने हद पार कर दी है। किसी पवित्र कन्या को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना सम्राट को शोभा नहीं देता। बेहतर होगा कि आप अब से ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें। सम्राट ट्रिटोर ने अपनी आंखें सिकुड़ी। ये देखकर कि 3 सम्राट उससे लड़ने के लिए तैयार हैं, उसने सम्राट रैवन की ओर देखा और पाया कि वह बड़े चाव से स्वादिष्ट व्यंजन खा रहा था और उसके चेहरे पर मुस्कान थी, मानो वह इस नज़ारे का आनंद ले रहा हो। फिर उसने नाक सिकुड़ी और चुप रहा क्योंकि हालात उसके खिलाफ थे। वह इतना मूर्ख नहीं था, उसे पता था कि कब पीछे हटना है। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद तनाव कम हो गया। सम्राट एस्टन ने शर्ली को सांत्वना देते हुए उसे एक आत्मा संदेश भेजा। पिता द्वारा सांत्वना दिए जाने पर शर्ली के चेहरे की रौनक धीरे धीरे वापस लौट आए। फिर अचानक उसे कुछ एहसास हुआ और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये सब उस बदमाश और उसकी नौकरानी की वजह से हुआ है। अगर वे दोनों न होते तो मुझे इस हद तक अपमानित न होना पड़ता। चूंकि वह अपनी घृणा को सम्राट ट्रिटोर पर केंद्रित नहीं कर सकी, इसलिए उसके मन ने अवचेतन रूप से अपनी घृणा उन 2 लोगों की ओर निर्देशित कर दी जो उसके अपमान का कारण थे। बाद में जब उसकी सोचने समझने की शक्ति वापस आई तो वह शांत हो गई और उसे लगा कि उन दोनों पर अपनी नफरत केंद्रित करना थोड़ा बचकाना था। लेकिन फिर भी एक महिला होने के नाते उसे उस नौकरानी से नफरत थी जो संभवतः उसके भावी पति को उससे छीन लेगी। एक मामूली नौकरानी मेरी मंगेतर को चुराने की सोच रही है। वह जरूर सपना देख रही होगी। फिर वह शांत हो गई और अपने अभिमानी स्वभाव में लौट आए। अचानक अखाड़े के चारों ओर कोलाहल की लहरें उठ उठी क्योंकि दर्शकों ने एक प्रोजेक्शन देखा जिसमें एक बच्चा एक राक्षस का सामना कर रहा था। ये क्या कर रहा है? शर्ली अचानक अविश्वास से चिल्लाते हुए खड़ी हो गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और वह उसके बारे में चिंतित हुए बिना नहीं रह सकी। सम्राट ट्रिटोर का सामना करते समय ही उसे उसका व्यक्तित्व पसंद आने लगा था। हा, एक चरम श्रेणी के आकाश स्तरीय दानव को चुनौती दे रहे हो। आपका बेटा बहुत बहादुर है, लोरेट सम्राट। सम्राट क्लेमोर ने प्रक्षेपण को देखते हुए संतुष्टि से हंसते हुए कहा। कुछ लोग हंसे तो कुछ ने सिर हिलाया। हालांकि सभी का मानना था कि यह डेविस द्वारा शीर्ष 1000 में अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए कुछ अंक हासिल करने का अंतिम समय का प्रयास था। अध्याय 82, कृपया मुझे मार डालो। 9 मीटर लंबा, चरम स्तर के आकाशीय जीव की अवस्था में पहुंच चुका एक लाल रंग का वानर उस छोटे बच्चे को तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देख रहा था जिसने उसका सामना करने का साहस किया था। उसकी मांसपेशियों की नसें लाल चमक से जगमगा रही थीं, उसकी आंखें गहरे लाल रंग की थीं, मानो वह भयंकर क्रोध में हो। उसका शरीर गहरे लाल रंग के बालों से ढका हुआ था। वाह, कितना लंबा है! डेविस उसे विस्मय से देख रहा था, मानो वह किसी खूबसूरत दृश्य का आनंद ले रहा हो। उसने पहले कभी ऐसे जानवर नहीं देखे थे, इसलिए यह उसके लिए सचमुच एक अद्भुत अनुभव था। इसे देखते ही उनके मन में भविष्य की खोजों के लिए उत्साह जाग उठा।
अगर कोई उसे इस तरह व्यवहार करते हुए देखता तो उसे लगता कि वह सचमुच एक मासूम बच्चा है, ठीक वैसे ही जैसे नवजात बछड़ा बाघ से नहीं डरता। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वह उस जानवर को उसी तिरस्कारपूर्ण नजर से देख रहा था जैसे वह जानवर उसे देख रहा था। उस जानवर ने भी यह कल्पना नहीं की थी कि उसे नीची नजरों से देखा जा रहा है। जब डेविस उस जानवर की प्रशंसा कर रहा था, तभी जानवर उससे ऊब गया और उसे थप्पड़ मारने के लिए अपने विशाल पंजे बढ़ा दिए। डेविस ने अनाड़ीपन से आते हुए हाथ के वार को चकमा दिया और कहा, वाह, तुम तो बड़े जल्दबाज हो। क्रिम्सन एप अब अभूतपूर्व रूप से क्रोधित था क्योंकि उसे लगा कि एक मामूली चींटी भी उसकी हथेली से बच निकलने में कामयाब हो गई है। तारांकन पूरी। लाल बंदर चींटी को देखकर बेहद अचंभित हो गया और उस पर थूक दिया। इसके बाद डेविस एक निश्चित दिशा में भाग गया। लाल रंग का बंदर जोर जोर से चीखते हुए अपनी छाती पीट रहा था और झपट्टा मारते हुए पागलों की तरह उसके पीछे पीछे चल पड़ा। क्रिम्सन एप को अपने पीछे आते देख डेविस मुस्कुराया। बिल्कुल सही, मेरे पीछे आओ, ही। अल्पविराम, यह क्या है? वह क्यों भाग रहा है? सम्राट क्लेमोर ने हैरानी से पूछा। लोगन के जवाब देने से ठीक पहले एक डरावनी आवाज ने बातचीत को बीच में ही रोक दिया। क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि उसमें कमी है? हाँ हाँ हाँ, सम्राट ट्रिटोर ने लोगन को चिढ़ाते हुए हंसते हुए कहा। मेरे बेटे की कोई खास योजना जरूर होगी। लोगन ने जवाब देने से पहले एक पल सोचा और सम्राट ट्रिटर के ताने को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। मैं समझ गया, बात समझ में आती है। सम्राट क्लेमोर ने सिर हिलाया, हालांकि वह थोड़ा निराश थे क्योंकि उन्हें लगा कि डेविस ने इसे मारने के लिए चालबाजी का सहारा लिया था। सम्राट ट्रिटोर को स्वाभाविक रूप से नजरअंदाज किए जाने से नाराजगी हुई, लेकिन उन्होंने इसे ऐसे नजरअंदाज कर दिया जैसे ये रोजमर्रा की बात हो। यहाँ के अधिकांश सम्राट उसे पसंद नहीं करते थे और न ही वे हर समय व्यंग्यात्मक टिप्पणियां करने के शौकीन थे। उन्होंने शांति से प्रोजेक्शन देखा, लेकिन ऑडियो न होने के कारण यह उतना मनोरंजक नहीं था। कुछ क्षण बीतने के बाद उन्होंने देखा कि डेविस एक प्राणी का सामना कर रहा था और साथ ही क्रिम्सन एप उसका पीछा कर रहा था। क्या वह उस दरिंदे को भी उकसाएगा? सम्राट एस्टन ने संदेह से पूछा। लोगान को देखकर सभी के मन में एक ही तरह का संदेह था क्योंकि डेविस जिस जानवर को उकसा रहा था वह एक और चरम स्तरीय आकाशीय जानवर था, एक ज्वालामुखी गैंडा। लोगन ने अपनी ठुड्डी पकड़ते हुए जवाब देने से पहले एक पल सोचा। शायद मेरा बेटा उन दो जानवरों को आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहा है ताकि बाद में वह सारा माल खुद ही चुरा ले। बात समझ में आती है। कुछ सम्राटों ने सिर हिलाया जबकि अन्य ने अनुमान को संदेह की दृष्टि से देखा। जैसे ही सम्राट ट्रिटोर डेविस पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने वाले थे, तभी एक चौंकी हुई आवाज ने उन्हें रोक दिया। वह इस पर फिर से थूक क्यों रहा है? सम्राट एस्टन अपनी आंखों पर विश्वास न कर पाने के कारण खड़े हो गए। अगर उसका दामाद कुछ ऐसे दरिंदों को उकसा दे जिन्हें वह नाराज करना बर्दाश्त नहीं कर सकता था और इस प्रक्रिया में दयनीय रूप से मर जाए तो दूसरे लोग क्या सोचेंगे? सम्राट एस्टन के मन में ये ख्याल आया और उनकी पीठ में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने जल्दी से अपना सिर हिलाकर इस विचार को अपने दिमाग से निकाल दिया। फिर उसने सम्राट लोरेट की ओर देखा और बाकी लोगों ने भी ऐसा ही किया। उनकी निगाहें निस्संदेह अजीब थीं। लोगन ने ऊपर से तो शांत दिखने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर वह इतना शर्मिंदा था कि खुद को जमीन में गाड़ने की सोच रहा था। ये क्या कर रहा है? और तुम सब मुझे क्यों देख रहे हो? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। लोगन को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए, लेकिन फिर भी लोगन जानता था कि अगर डेविस चाहे तो उन जानवरों को मार सकता है, इसलिए उसने आत्मविश्वास से कहा, क्या तुम अनुमान नहीं लगा सकते? वो दोनों जानवरों को एक साथ मारने वाला है। इस बार सम्राट थोड़े संशय में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। तुम्हें धिक्कार है बेटे, मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या करते हो, बस उन दरिंदों को मार डालो और अपने पिता की इज्जत बचा लो। उन अजीब निगाहों के बीच लोगन ने मन ही मन चिल्लाया, अरे सम्राट लोरेट, आपका बेटा फिर से चुनाव क्यों लड़ रहा है? सम्राट क्लेमोर ने थोड़ी निराशा के साथ पूछा। इस बार लोगन ने कोई जवाब नहीं दिया और बस शांति से देखता रहा। उसने देखा कि डेविस उस दरिंदे से भाग रहा है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका बेटा क्या करना चाहता है, इसलिए वह लगातार स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर को ध्यान से देखता रहा। जल्द ही सभी ने देखा कि डेविस ने उसी घृणित तरीके से, यानी जादुई जानवर के चेहरे पर थूककर तीसरे चरम स्तरीय आकाश राक्षस चरण के जादुई जानवर को उकसाया। सभी का चेहरा अनायास ही सम्राट लोरेट की ओर मुड़ गया, जो प्रक्षेपण को ध्यानपूर्वक देख रहे थे। प्रोजेक्शन देख रहे लोगन को खांसी आए और वह अपनी सीट पर पीछे की ओर झुक गया।
उसका चेहरा लाल होने लगा, लेकिन उसने जल्दी से उसे छुपा लिया। अगले ही पल उनके चेहरे प्रक्षेपण की ओर मुड़े, लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने उसमें मौजूद आकृति को भागते हुए देखा। जैसे ही स्टेडियम में उपहास और मजाक उड़ाने की आवाजें सुनाई देने लगीं, माहौल बेहद असहज हो गया। ये सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक उन्होंने प्रक्षेपण के अंदर मौजूद आकृति को चौथे और पांचवें चरम स्तरीय आकाश प्राणी चरण के जादुई प्राणियों को उकसाते हुए नहीं देखा, और फिर वे उनका पीछा करने लगे। तब तक पूरा स्टेडियम दबी हुई हंसी की लहरों से गूंज रहा था। सम्राट ट्रिटोर भी अजीबोगरीब ढंग से हंस पड़ा। सम्राट लोरेट के बेटे को खुद को मूर्ख बनाते देख वह बेहद खुश था। लोगन ने अपने चेहरे पर कोई असहजता नहीं दिखाई। वह शांत भाव से प्रोजेक्शन को देखता रहा, मानो उसे अपने बेटे की कोई परवाह ही न हो, जिसका पीछा 5 चरम स्तर के जादुई जीव कर रहे थे। लेकिन उसके दिल में चीख उठ रही थी, कृपा करके मुझे मार डालो। मैं अब और अपमान सहन नहीं कर सकता। उन्हें इतनी शर्मिंदगी कब झेलनी पड़ी थी। उन्हें उम्मीद थी कि यह घटना एक दिन उन्हें फिर से परेशान नहीं करेगी। अध्याय 83। राजपिता। देखो, असंख्य लोगों ने प्रोजेक्शन की ओर रुख किया जब उन्होंने देखा कि डेविस को 5 जादुई जीवों ने घेर लिया था, जो सभी चरम स्तर के आकाश जीव थे। यह है, सम्राट क्लेमोर ने यह दृश्य देखते हुए कहा। फिर उन्होंने सम्राट लोरेट की प्रतिक्रिया देखने के लिए अपना सिर घुमाया, लेकिन उन्हें शांत देखकर भ्रमित हो गए। वे उनके भावों को समझ नहीं पाए, इसलिए उन्होंने प्रक्षेपण देखना जारी रखा। अन्य सम्राटों की भी वही प्रतिक्रिया थी जो सम्राट क्लेमोर की थी। अल्पविराम। डेविस ने उन 5 शक्तिशाली जादुई जानवरों को देखा जो उसका पीछा करते हुए एक खुले मैदान में आ गए थे। मैदान दलदली था, एक सूखी नदी से घिरा हुआ था और मैदान पर बहुत कम पानी बचा था। वह रुक गया और उसने 5 जादुई जीवों को अपने चारों ओर घेरने दिया। 5 जादुई जीवों ने उस पर हमला नहीं किया, बल्कि अचानक एक दूसरे पर चिल्लाने लगे, मानो वे ये घोषणा कर रहे हों कि जिस चींटी का वे पीछा कर रहे थे वह उनका शिकार थी। डेविस उस हास्यास्पद दृश्य को देखकर अचानक हंस पड़ा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि बात इस तरह बिगड़ जाएगी। उसने तो बस यही सोचा था कि उसकी बेशर्मी भरी हरकतों की वजह से वे उस पर पागलों की तरह हमला कर देंगे, लेकिन उन दरिंदों को समझदारी से व्यवहार करते देखकर वह हैरान रह गया। आपस में लड़ना बंद करो, यह मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। जितना जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ। ये कहते हुए डेविस का चेहरा अत्यंत गंभीर हो गया। जादुई जीव अचानक चींटी की ओर देखने लगे, फिर एक दूसरे की ओर देखने लगे, मानो ये पुष्टि कर रहे हों कि अगर चींटी ही बोलने वाली थी तो उन्हें पता चल जाए। उन्हें पता था कि उसने कुछ कहा था, लेकिन वे उसे समझ नहीं पाए थे। अरे, तुम जैसे दरिंदे तो कुछ समझ ही नहीं पाए, तो क्या इससे मैं एक निर्मम हत्यारा बन जाता हूं? खैर, मुझे किसी इंसान या जानवर को मारने के लिए किसी औचित्य की जरूरत नहीं है। मुझे बस इतना चाहिए कि मेरा दिल बेदाग रहे। डेविस ने गंभीर स्वर में कहा, और साथ ही उसने अपने स्पेस रिंग से अपना भाला निकाला। उसने ये शब्द खुद से कहे, मानो वह अपने ही विचारों को समझने की कोशिश कर रहा हो। अचानक उन जानवरों ने उसे अपनी आंखों से ओझल होते देखा। एक पल भी नहीं बीता था कि उन्होंने देखा कि लाल बंदर का सिर धड़ से अलग हो गया और दलदली मैदानों में खून फव्वारे की तरह फैल गया। जादुई जीव उस इंसान को देखकर घबरा गए, जिसके छोटे से शरीर से अचानक एक प्रभावशाली चांदी जैसी आभा निकल रही थी। क्षमा करें, लेकिन आप सभी की मृत्यु निश्चित है, डेविस ने लाल बंदर के कटे हुए सिर पर खड़े होकर कहा। उसने अपना भाला लहराया और बाकी जानवरों की ओर दौड़ पड़ा। बिजली का तूफान। अल्पविराम। कुछ मिनट पहले। जे, आखिरकार तुम्हारा बेवकूफ बेटा 5 चरम स्तरीय आकाश दानवों से घिर गया। कोई प्रतिक्रिया नहीं है ना? क्या तुम निर्दयी नहीं हो? सम्राट लोरेट। लोगन ने जम्हाई ली जब उसे आखिरकार एहसास हुआ कि डेविस अपनी चाल चलने वाला है। उसने कुछ नहीं कहा और सम्राट ट्रिटर की ओर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ देखा। हम देखते हैं जब तुम्हारा बेटा बुरी तरह मरेगा तो तुम कैसे हंसोगे, सम्राट ट्रिटोर ने गुस्से से कहा। कुछ सम्राटों ने अशुभ टिप्पणी करने पर उसे घूर कर देखा, मानो वे उसे अपना मुंह बंद करने की चेतावनी दे रहे हों। सम्राट ट्रिटोर जाहिर तौर पर मूर्ख नहीं थे। वे बस लोगों के बर्ताव से इतने प्रभावित हो गए थे कि उनकी बात अनसुनी हो गई। सबने उनकी बात अनसुनी कर दी, जिससे वे इतने चिढ़ गए कि उन्होंने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जो नहीं बोलने चाहिए थे। सम्राट ट्रिटोर का अपने साम्राज्य में हमेशा से दबदबा रहा। कौन उनकी चापलूसी करने से इनकार करता? वह अपनी मर्जी से ही काम करते थे और अगर किसी को कोई शिकायत होती तो उन्हें चुप रहना पड़ता या बाद में झूठे आरोपों में मौत की सजा दी जाती। एक सम्राट के रूप में उनका जीवन ऐसा ही था। और यहाँ स्थिति बिल्कुल उलट थी।
कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था, जिससे वह इतना परेशान हो गया कि उसे अपनी बातों की परवाह ही नहीं रही। फिर उन्होंने प्रक्षेपण देखने के लिए अपना सिर पीछे घुमाया और तभी उन्होंने देखा कि लाल बंदर का सिर पल भर में धड़ से अलग हो गया। मुख्य अखाड़े में सन्नाटा छा गया जब उन्होंने उसे कटे हुए सिर के ऊपर खड़े देखा। फिर उन्होंने उसे लाइटनिंग स्टॉर्म टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए देखा, जिससे जानवरों को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वे थोड़े समय के लिए लकवाग्रस्त हो गए। जब तक उन दरिंदों में हिलने डुलने की ताकत आई, तब तक दो सिर एक बार फिर बेहद भयावह तरीके से धड़ से अलग कर दिए गए थे। जब वे अविश्वास से उस दृश्य को देख रहे थे, तभी अगले 10 सेकंड में उन जानवरों के बाकी दो सिर ऐसे धड़ से अलग हो गए मानो भाला चलाने वाले के लिए यह एक अतुलनीय रूप से आसान कारनामा हो। प्रतिभाशाली लोगों का तो मुंह खुला रह गया, जबकि सम्राटों और अन्य प्रमुखों ने बड़े अविश्वास के साथ प्रक्षेपण को देखा। कुछ क्षणों की खामोशी छा गई, फिर शर्ली ने सिर हिलाते हुए अविश्वास भरे लहजे में बुदबुदाया, सिल्वर स्टेज और सिर्फ 10 साल की उम्र। डेविस को देखते हुए अन्य सम्राटों के मन में भी यही विचार आया। जैसे ही सम्राट ट्रिटोर को अपनी पीठ में ठंडक का एहसास हुआ, भय उन पर हावी होने लगा और उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मुझे इस बच्चे को बड़ा होने से पहले ही मार डालना चाहिए। डेविस को जादुई जानवरों के मूल तत्व इकट्ठा करते देख उसकी आंखें ठंडी पड़ गईं। लेकिन भले ही यह अविश्वसनीय था, तथ्य तो तथ्य ही होते हैं। सम्राट रूथ खड़े हुए और हाथ जोड़कर बोले, लोरेट सम्राट को एक विलक्षण प्रतिभा के जन्म पर बधाई। ऐसा लगता है कि हम मेरी बेटी जैसी एक और प्रतिभा का जन्म देखेंगे। सचमुच एक शानदार शख्सियत। सम्राट क्लेमोर ने भी सहमति में सिर हिलाते हुए टिप्पणी की। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने सम्राट ट्रिटोर से बहस करने की हिम्मत की। वह हमारे स्तर तक पहुंचने से ज्यादा दूर नहीं है। सम्राट रॉस ने भी सिर हिलाया, लेकिन अचानक थोड़ा भ्रमित महसूस किया, क्योंकि उन्होंने पहले कभी सम्राट एस्टन के साथ अपनी बेटियों में से किसी एक का विवाह डेविस से करने की होड़ नहीं लगाई थी। हा 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 हा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सम्राट एस्टन असीम खुशी से झूम उठे और जोर जोर से हंसने लगे। सम्राट ट्रिटोर, वह अपनी दासी के साथ इसलिए आया था और उसका मार्गदर्शन कर रहा था। उसे अपनी क्षमताओं पर इतना भरोसा था कि वह चौथे स्तर के राक्षस से भी लड़ सकता था। लोगन ने सम्राट ट्रिटोर को व्यंग्य भरी निगाहों से देखते हुए शान से कहा। सम्राट ट्रिटोर के चेहरे पर एक अप्रिय भाव था। अचानक उनके नीचे बैठे लीन ट्रिटर ने गुस्से से कांपती उंगली से स्कोरबोर्ड की ओर इशारा करते हुए कहा, राजपिता जी देखिए। सम्राट ट्रिटोर और अन्य जिन्होंने ये सुना, उन्होंने अपना सिर ऊपर उठाते हुए स्कोरबोर्ड की ओर देखा। सम्राट ट्रिटोर अतुलनीय क्रोध में खड़े हो गए और उनका चेहरा विकृत हो गया। अध्याय 84, अपमानित ट्राइटर। मुख्य अखाड़े में जोरदार हंसी गूंज उठी, क्योंकि सभी लोग अपना संतुलन खो बैठे थे। हा हा हा, सम्राट एस्टन जोर से हंसे और झुककर अपना पेट पकड़ लिया। लोगन भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और संतुष्टि से हंसते हुए सोचने लगा, पहले जो भी अपमान सहना पड़ा, वह सब सार्थक था। शाबाश, शाबाश। ट्रिटोर को देखकर अन्य सम्राट भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और हंसने लगे। उन प्रतिभाशाली छात्रों के चेहरे लाल हो गए थे, मानो उन्हें कब्ज हो गया हो। वे अपनी हंसी रोकने के लिए तरह तरह के तरीके अपना रहे थे। कुछ ने अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की, तो कुछ ने पेट पकड़कर अपना चेहरा छिपा लिया। सम्राट ट्रिटोर का चेहरा क्रोध से पीला पड़ गया। उन्हें इस तरह के अपमान का सामना पहले कभी करना पड़ा था क्या? उसकी बाहें कांप रही थीं और उसने अपनी उंगलियों को कसकर भींच रखा था, जबकि उसकी हथेलियों से खून टपक रहा था और जमीन को गंदा कर रहा था। इसका क्या मतलब है? लोगन लोरेट। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि उसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते थे। हे, क्या तुमने ही उसकी काबिलियत पर शक करते हुए उसे शुरुआती दौर में नहीं भेजा था? देखो कितना अच्छा है। उसने तुम्हें शुभकामनाएं भेजना भी नहीं भूला। लोगन ने गंभीर स्वर में कहा। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो वह समझाने में बेहद ईमानदार हो। आप, कोई बात नहीं, एक बच्चे के नखरे पर तुम अपना आपा कैसे खो सकते हो? याद रखो कि तुम एक सम्राट हो। सम्राट रेवन ने उसे याद दिलाया। सम्राट ट्रिटोर ने घृणा से उस प्रक्षेपण को देखते हुए अपने दांत पीस लिए और फिर से क्रोधित हो गए। तुम मौत को दावत दे रहे हो। प्रोजेक्शन में दिखाया गया कि डेविस के आसपास की जमीन खून से लिखे अक्षरों से भरी हुई थी। आशा है तुम्हें मेरा उपहार पसंद आया होगा, पोते। इतना ही नहीं, डेविस को बेफिक्री से उनकी ओर हाथ हिलाते हुए भी देखा जा सकता था। जैसे ही प्रतिभाशाली लोग अपनी हंसी रोक नहीं पाए, अखाड़े में हंसी का एक और दौर शुरू हो गया। अचानक सम्राट ट्रिटोर ने होश संभाला और शांति से अपनी सीट पर बैठ गए। फिर उन्होंने आलस्य से कहा, तुम लोगों से तर्क वितर्क करना व्यर्थ है, कोई जल्दी नहीं है।
मैं तुम्हारे प्यारे बेटे के यहाँ आने का इंतजार करूंगा। अपने साथ हुए अपमान के बारे में सोचते ही उसकी आंखों में जानलेवा गुस्सा झलक उठा। लेकिन वह शांत इसलिए हो पाया क्योंकि उसने डेविस को मारने की योजना बनानी शुरू कर दी थी। एक ऐसी योजना जो डेविस के लिए उचित दंड और अपमान का कारण बनेगी। लोगन, सम्राट एस्टन और सम्राट रूथ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अन्य सम्राट भी सम्राट ट्रिटोर की आंखों में हत्या का इरादा देख सकते थे, लेकिन वे चुप रहे क्योंकि यह उनसे संबंधित नहीं था। सम्राट लोरेट, अगर वह आपके बेटे पर हमला करता है तो जान लीजिए कि यह सम्राट आपके बेटे को भागने में आपकी मदद करेगा। सम्राट रूथ ने लोगान को एक आत्मा संदेश भेजा। हाँ, ये गंभीर मामला है। अगर वह हमारे घर में ऐसा करता तो कोई बात नहीं, लेकिन सम्राट का अपमान करना हमारा अपमान करने के बराबर है। इसलिए हमारे लिए उसकी रक्षा करना बहुत मुश्किल होगा। फिर भी मैं उसे अपने बेटे के साथ हद पार करते हुए नहीं देखूंगा। अगर वह मेरे बेटे को मारना चाहता है तो उसे मरने के लिए तैयार रहना चाहिए, लोगन ने ठंडे स्वर में कहा। लोगन को सम्राट एस्टन से आत्मा का संचार भी प्राप्त हुआ। अब उसे राहत महसूस हुई क्योंकि दो सम्राट उसका समर्थन कर रहे थे। अल्पविराम, मुझे यकीन है कि अगर उस स्टिकमैन ने देखा होता कि मैंने क्या किया है तो वह बहुत गुस्सा होता। निगरानी यंत्र की ओर हाथ हिलाने के बाद डेविस किसी दूसरी दिशा में चला गया। बेशक वह जिस दिशा में जा रहा था वहीं एलिया थी। उस बचकाने स्टंट को करने में उसे बहुत अच्छा लगा। वह जानता था कि वह बेवजह सम्राट ट्रिटोर को उकसा रहा है, लेकिन वह ये भी जानता था कि दुश्मनों को ज्यादा देर तक जीवित नहीं रहने देना चाहिए। इसलिए उसने उसे उकसाने का जोखिम उठाया। डेविस की ट्रिटर के बारे में ये धारणा थी कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए किसी भी तरीके का सहारा ले सकता है। जब वह उस जगह की ओर जा रहा था जहां एलिया थी तो उसने देखा कि बहुत से प्रतिभागी अभी भी कुछ जानवरों का शिकार कर रहे थे। अचानक वह रुक गया क्योंकि उसकी नजर एवलिन पर पड़ी जो एक चरम स्तर के पृथ्वी प्राणी जादुई जानवर से लड़ रही थी। एवलिन के साथ भीषण लड़ाई के दौरान वह जानवर बेहद कमजोर और थका हुआ लग रहा था। उसके शरीर पर लाल रंग के बाल थे और पीठ पर तेज धार वाले नुकीले पंजे थे। उसकी एक आंख पर गहरा घाव था जबकि उसकी दो पूंछों में से एक कटी हुई थी। दो पूंछ वाला लाल बाघ। डेविस ने लगभग मृत अवस्था में पहुंच चुके उस जानवर को देखते हुए बुदबुदाया। एवलिन के हाथों में एक तलवार थी जो उस जानवर के खून से लाल रंग की हो गई थी। मर जा जानवर, उसने अपनी ध्वनि तकनीक का प्रयोग किया जिससे बाघ को पहले से ही पहुंचाई गई क्षति में और इजाफा हुआ। रोवर जानवर दहाड़ा क्योंकि उसे अपने सिर में दर्द महसूस हो रहा था और साथ ही उसने अपनी एकमात्र काम करने वाली आंख बंद कर ली। तारांकन स्लैश। जानवर का सिर धड़ से अलग होकर हवा में उड़ता हुआ डेविस के पास जा गिरा। डेविस, एवलिन ने एक परिचित आकृति देखी और संदेह से पुकारा। डेविस उसकी दृष्टि सीमा के भीतर आ गया। आखिरकार वहां हर जगह हमेशा कोहरा छाया रहता था। डेविस को अपने सामने आते देख उसका दिल शांत हो गया। आखिर वह इस जगह पर बिल्कुल अकेली थी, एक जानवर का शिकार कर रही थी। अगर उसे किसी बच्चे जैसी धुंधली आकृति भी दिखती तो वह डर जाती अगर उसे यह पता न होता कि डेविस जैसा बच्चा दूसरे दौर में हिस्सा ले रहा है। वाह, क्या बढ़िया शिकार था, डेविस ने उसके पास आते हुए टिप्पणी की। ओह, मैं उससे आमने सामने लड़ नहीं सकती थी, इसलिए मैंने उस तकनीक का इस्तेमाल किया जो तुम्हारे खिलाफ बेअसर साबित हुई, ताकि दूरी को पार कर सकूं। और इस तरह मैं उसके शरीर के कई हिस्सों को काट सकी। जब एवलिन की नजर उस पर पड़ी तो वह बहुत घबरा गई। इसलिए अपनी घबराहट छिपाने के लिए उसने अपने किए का कारण बताने की कोशिश की। क्या उसे कुछ हो गया है? वह घबरा क्यों रही है? ये समझ से बाहर है। डेविस ने उसे बेचैन होते देखकर सोचा। उसने व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए विषय बदलते हुए पूछा, दूसरा दौर लगभग खत्म होने वाला है, क्यों ना हम साथ में यात्रा करें? हाँ, जरूर। एवलिन ने जल्दी से उस जानवर के पास जाकर उसका कोर निकालने की कोशिश की। लेकिन तभी उसे कुछ याद आया और उसने आगे कहा, मेरी टीम भी पास ही है तो हमें साथ चलना चाहिए। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है, डेविस को कोई आपत्ति नहीं थी, हालांकि उसे ऐसा लगा जैसे उसने उस पल कुछ खो दिया हो। फिर एक पल बाद ही उसे इस बात का एहसास हुआ और उसे तीव्र पछतावा हुआ, धत तेरे की, मैंने एवलिन के साथ अकेले बिताने का मौका गंवा दिया। अध्याय 85, एक छोटी सी बातचीत। एवलिन और डेविस से कुछ किलोमीटर दूर एक प्राकृतिक गर्म झरने के पास एक छोटा सा तंबू दिखाई दे रहा था। उस तंबू के अंदर कॉल्डन परिवार के युवा मौजूद थे। वाह, इस लाल बंदर का भुना हुआ मांस तो वाकई बहुत स्वादिष्ट है, युवकों में से एक ने कहा। अफसोस, हम मसाला लाना भूल गए।
एक अन्य युवक ने उदास होकर बुदबुदाया। किसी कारणवश किसी खास व्यक्ति की वजह से माहौल काफी असहज था। हाँ, चलो ज़ारा, खुश हो जाओ, राजकुमार के लिए प्रतिस्पर्धा करना तो बिल्कुल सामान्य बात है। कोई भी तुम्हें नीचा नहीं दिखाएगा। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। आखिरकार तुम्हें अपने भविष्य का रास्ता खुद ही बनाना होगा। केंट कॉल्डन ने निराश और उदास ज़ारा को देखा, जो अगले कुछ दिनों तक बिल्कुल बदल गई थी, सिवाय जानवरों का शिकार करने के, जो उसके लिए तनाव कम करने का एकमात्र जरिया था। ये सुनकर ज़ारा ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, फिर उसने अपनी आंखें सिकोड़कर दुखी भाव से केंट को घूरते हुए कहा, अगर तुम न होते तो क्या मैं अपने विचारों पर अमल भी करती। मेरा उसे नाराज करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन तुम्हारे दखल से मैं अब उसके लिए एक बाधा बन गई हूँ। असल में तुमने तो हमारे पहले से ही नाजायज रिश्ते को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया है। केंट ने रूखेपन से हंसते हुए कहा, अगर आपको चिंता है कि एवलिन आप पर डोरे डालेगी तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहां तक मुझे पता है वो उस तरह की इंसान नहीं है। ज़ारा ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और कहा, जहां तक तुम्हें पता है ना? मतलब कि तुम निश्चित नहीं हो। केंट का मुंह बंद हो गया जब उसने सोचा, अच्छा मैं तुम्हें कैसे समझूं, महिलाओं। एक पल तुम सब दयालु होती हो और अगले ही पल तुम पागल हो जाती हो। नहीं, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं। किस बात का आश्वासन? तंबू के अंदर एक शांत आवाज गूंजी जिससे सब चौंक गए, लेकिन आवाज पहचानते ही वे जल्द ही शांत हो गए। एवलिन, तुम वापस आ गई हो। केंट कॉल्डन खड़ा हुआ और तंबू से बाहर निकल गया, बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे चले गए। मैंने एक चरम स्तरीय पृथ्वी जीव जादुई जीव का शिकार किया। अब मेरी रैंक 32वीं है। अरे! केंट और बाकी लोग हैरान रह गए। उनकी हैसियत देखकर नहीं, बल्कि उनके बगल में बैठे उस छोटे बच्चे को देखकर। प्रिंस डेविस, हमारा दोबारा मिलना कितना अद्भुत संयोग है। लगता है एवलिन के साथ आपका होना वाकई किस्मत में लिखा है। केंट अपनी चतुराई के कारण उन दोनों के बीच माहौल को गर्म करना नहीं भूला। डेविस का शांत चेहरा मुस्कान से खिल उठा, जबकि एवलिन शर्म से लाल हो गई क्योंकि उसे प्रारंभिक दौर के दौरान अनजाने में किए गए अपने कबूलनामे के बारे में याद आया। हालांकि वह अंदाजा लगा सकता था कि केंट किस तरह का व्यक्ति था, फिर भी ये सुनकर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। तारांकन खांसी, वह बातचीत तो मुझे बालिग होने के बाद ही करनी चाहिए। अभी बहुत जल्दी है। डेविस ने खांसते हुए लापरवाही से जवाब दिया। उनका हावभाव ऐसा था मानो वे संकोची हों। बिल्कुल महाराज, केंट ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। ठीक है, तैयार हो जाओ, हम द्वीप छोड़ रहे हैं, एवलिन ने तंबू में प्रवेश करते हुए कहा। ठीक है, मेरा यहीं इंतजार करो, मैं एलिया को लेने जाता हूँ, डेविस ने कहा और वह एक दिशा में तेजी से चला गया। इसके बाद युवक तंबू में दाखिल हुए और उन्होंने अपने साथ हुई घटना का ब्यौरा मांगा। एवलिन ने भी उन्हें सब कुछ समझाया क्योंकि छिपाने जैसा कुछ नहीं था। उस मुलाकात के अलावा वह पूरी छोटी यात्रा खामोश रही क्योंकि उस दौरान उन्होंने आपस में बातचीत नहीं की। बस बात यहीं खत्म। तुम लोग यहाँ क्यों रुके हो? जाओ, तैयारी करो, एवलिन ने ज़ारा की तरफ देखते हुए कहा। सबने ये देखा और तुरंत तंबू से बाहर निकल गए। कुछ पल सन्नाटा छा गया और ज़ारा को हल्का पसीना आने लगा। उसने अपना सिर नीचे झुका रखा था और एवलिन की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। मेरी तरफ देखो, ज़ारा, एवलिन ने शांत भाव से कहा। ज़ारा ने अपना सिर उठाया और हैरानी भरे भाव से उसकी ओर देखा। वह इसलिए हैरान थी क्योंकि उसे उस आवाज में कोई गुस्सा नहीं सुनाई दिया। एवलिन ने आह भरते हुए पूछा, क्या तुम उससे प्यार करते हो? ज़ारा चौंक गई लेकिन उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं। तो फिर तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो? एवलिन ने पूछा। क्योंकि राजकुमार के साथ रहने से मेरी प्रतिष्ठा और शक्ति बढ़ सकती है। ज़ारा ने सच सच जवाब देने से पहले कुछ पल सोचा। हालांकि वह शांत स्वभाव की थी, लेकिन वह बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाती थी। भले ही उसकी नज़र एवलिन के पद पर थी, लेकिन इससे वह बुरी इंसान नहीं बन जाती थी। इस तरह की सोच के साथ आपको उसका पीछा करना बंद कर देना चाहिए। भले ही वह बच्चा है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि वह बाज की तरह तेज है। उद्धरण चिन्ह ... अगर तुम्हारी बात सच भी है तो क्या वो तुम्हारी खूबसूरती पर फिदा नहीं हुआ? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे उसके साथ मौका नहीं मिलेगा? ज़ारा ने एवलिन की तरफ देखा, जिसने खुद की तरफ इशारा किया था। शारीरिक बनावट के मामले में वह एवलिन से केवल एक स्तर ही कमतर थी, लेकिन सुंदरता के मामले में भी वह एवलिन से पीछे नहीं थी। एवलिन ने आह भरी, ठीक है, तुम अब भी हार नहीं मानोगे। मैं पीछे कैसे हट सकती हूँ?
कैंथ द्वारा मेरे उन विचारों को उजागर करने के बाद तो बिल्कुल नहीं, जिन पर मैंने अभी तक अमल नहीं किया है। ज़ारा ने अपना सिर हल्के से हिलाया। क्यों? क्या आपको नहीं लगता कि किसी के साथ जीवन बिताने से पहले आपको उससे प्यार करना चाहिए? एवलिन ने पूछा, क्योंकि वह अपने विचारों को समझ नहीं पा रही थी। ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। शादी के बाद भी प्यार पनप सकता है। असल में जीवन का यही तरीका है और तुम ही हो जो लीक से हटकर सोच रही हो। क्या तुम्हें डर है कि मैं उससे तुमसे छीन लूंगी? शादी के बाद भी प्यार पनप सकता है। ये वाक्य सुनकर एवलिन एकदम स्तब्ध रह गई। फिर उसे कुछ याद आया और हंसते हुए उसने जवाब दिया, ऐसा नहीं है कि मुझे डर है कि तुम उससे मुझसे छीन लोगी। आखिर राजकुमार बनने के बाद उसके पास कई रखैलें होंगी। मैंने उससे शादी करने में इसलिए भी हिचकिचाया था। फिर उसकी हंसी रुक गई और उसकी आंखों में उदासी छा गई। क्या उसे पूरी तरह से अपना बनाना गलत है? मैंने शादी रद्द करने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा दिल फैसला नहीं कर पा रहा, न तो उससे शादी करना स्वीकार कर पा रहा है और न ही उसे छोड़ना। मैं अब पूरी तरह से उलझन में हूँ। ज़ारा मुस्कुराते हुए बोली, क्या यह इस बात का संकेत नहीं है कि तुम उसे बहुत पसंद करने लगी हो? क्या यही वजह नहीं है कि तुम उसे दूसरों या मुझसे साझा करने में इतनी हिचकिचा रही हो? एवलिन ने एक पल सोचा और फिर उसे एहसास हुआ, शायद ऐसा ही हो।